अभी ये जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करो कि कैसे होल्डिंग पीरियड रिटर्न को सॉल्व करते हैं। अभी 100 शेयर्स परचेस किए हैं 34.50, मतलब एक शेयर्स का प्राइस है 34.50 और ऐसे 100 शेयर्स परचेस किए जिसपे हमें डिविडेंड मिला है 51.55 और ये सब हमने सेल किया है 30.50 पर शेयर पे। तो अब इसके अंदर हमारा कितना पैसा आया है वो डिविडेंड में आ जाएगा, और जितने पैसे में हमने सोल्ड किया है तो ये भी हमें मिला है और ये भी हमें मिला है, तो ये पैसा आया और कितना पैसा गया, इतना पैसा गया। ठीक है, सो ऑल वी हैव टू डू इज हमें स्टोर करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आएगा अपना कितना पैसा अपने पास आया, मतलब ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो पहले न्यूमरेटर हम स्टोर करेंगे 30.50, ये एक शेयर का है, इंटू 100 मतलब 100 शेयर पे हमें कितना पैसा आया। इस पर क्या प्लस करेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड कितना रिसीव हुआ 51.55, तो टोटल हमें इतना पैसा आया है, तो इसे हम करेंगे स्टोर 1। अब कितना पैसा था, मतलब कितना पैसा हमारा खर्चा हुआ है 34.50 एक शेयर पे, मतलब 100 शेयर पे कितना, इंटू 100, तो 100 शेयर पे हमारा इतना पैसा खर्चा हुआ है, इसको करेंगे स्टोर 2। अभी हमें रिकलेक्ट करना है। मैंने अपने कैलकुलेटर के ट्यूटोरियल में बताया था आपको कि स्टोर और रिकलेक्ट कैसे करते हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें चाहिए कितना पैसा हमारा आया, डिविडेंड विविडेंड मिला के सब कितना पैसा आया, रिकलेक्ट 1 डिवाइडेड बाय कितना पैसा था, शेयर्स खरीदने में कितना पैसा हमारा गया, इतना। ये हमारे रिटर्न नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसा भी देखोगे लॉजिकली तो इतनी होनी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा पैसा ज़्यादा खर्चा हुआ है और कम पैसा आया है, तो वो नेगेटिव में ऑब्वियसली होनी चाहिए रिटर्न, बट ये हमारा पॉजिटिव है, तो क्या है, -1। इसे -1 करेंगे तो आपको अपनी रिटर्न दिखेंगी जो है -10.1। नेगेटिव क्यों है, बिकॉज हमारा पैसा आया बहुत कम है और गया बहुत ज़्यादा है। तो -1 डालने कभी मत भूलना जब आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करोगे। मैंने यहाँ फॉर्मूला में तो बताया नहीं है, बट मैंने यहाँ पे भी लिख दिया हूँ कि कितना पैसा आया था, कितना पैसा गया, -1। और इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। हम और भी सम सॉल्व करेंगे इसके, तो आगे के वीडियो ज़रूर देखना। और कभी कभी आपको HPR कैलकुलेट करते वक्त ऐसे सम्स देंगे जिसमें आपको पूरी एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनुअलाइज नहीं बोलेंगे इसको रिटर्न से ऐसे ही बोलेंगे कि ईयर 1 में मुझे इतना मिला, ईयर 2 में मुझे थोड़ा कम मिला, ईयर 3 में मुझे इतना कम मिला, तो टोटल मिला के मुझे कितना मिला, दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग हियर। तो आप इसमें देख सकते हो कि ईयर 1 में मुझे 14% मिला। तो वॉट यू हैव टू डू इज सब चीज़ में 1 ऐड करने का, 1+। क्यों, क्योंकि हम कंपाउंड कर रहे हैं इसे। तो फर्स्ट इसको हम करेंगे, देखो 14% का परसेंटेज ऐसा आता है 0.14, तो हम करेंगे 1 + 0.14, ये एक हो गया। इसको हम करेंगे स्टोर 1। फिर क्या करेंगे, 1 - 0.10, माइनस क्यों, क्योंकि 10 नेगेटिव है, 0.90 आया, इसको करेंगे स्टोर 2। 1 - 0.02, माइनस क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव रिटर्न है 0 - 2 वाला, तो इसको करेंगे हम स्टोर 3। नाउ वी हैव टू डू इज रिकलेक्ट 1 इंटू रिकलेक्ट 2 इंटू रिकलेक्ट 3 -1 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा रिटर्न 0.54, मतलब 0.55 के आसपास से। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। स्पेयर का ये लास्ट सम कर देंगे, सबसे इजी सम है स्पेयर में। इसमें क्या बताया गया है कि स्टॉक की बिगिनिंग वैल्यू है 20 और डिविडेंड रिसीव्ड है 1 और स्टॉक की एंडिंग वैल्यू है 22। तो टोटल कितना आया अपने पास, कितना आएगा, जो एंडिंग में है वो आएगा और डिविडेंड आएगा, और बिगिनिंग वैल्यू 20 है। तो हम कैसे इसको करेंगे, मैंने बताया था जो एंडिंग रहता है और स्टोर 1 होता है, स्टोर 1 सेकेंड एग्जिट, और ये 20 स्टोर 2, देन रिकलेक्ट 1 डिवाइडेड बाय रिकलेक्ट 2 -1 इंटू 100, जो कि रिकलेक्ट 1 23 है, डिवाइडेड बाय रिकलेक्ट 2 20 -1 इंटू 100, तो 15% है अपना HPR। सो बहुत सिंपल सम था ये, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो और आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो इंटरेस्ट रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट, ये सब एक ही चीज़ होती है। तो जो आप फोकस ऑन इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री रेट क्या है, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट क्या है, वो सब चीज़। तो रियल रिस्क फ्री रेट क्या होता है, रियल रिस्क फ्री रेट,
ऐसा रिस्क फ्री रेट है वो जिसके अंदर इन्फ्लेशन इज नॉट इंक्लूडेड, इन्फ्लेशन उसको काउंट ही नहीं करता, वो है रियल रिस्क फ्री रेट। फिर नॉमिनल रिस्क फ्री रेट क्या होता है? नॉमिनल 1 प्लस रियल इंटू 1 प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। इसमें इन्फ्लेशन को तो हम काउंट कर रहे हैं और इन्फ्लेशन को अपने रियल रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा और रियल मिल रहा है। रियल जबकि इसका नाम है, बट रियल ये दे रहा है अपने को, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को भी काउंट कर रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा है, कोई एजम्पशन नहीं कर रहा है। तो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऐसा होता है, या फिर नॉमिनल रिस्क फ्री रेट में और 4 चीज़ें ऐड होती है जो मैं एक एक करके आपको। तो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट में 4-5 चीज़ें ऐड होती है कि रियल रिस्क फ्री रेट तो होगा ही, पर उसमें इन्फ्लेशन को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कंसीडर करना पड़ता है। फिर डिफ़ॉल्ट रिस्क भी ऐड कर देंगे, ये दोनों चीज़ को ऐड कर देंगे। डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या मतलब, डिफ़ॉल्ट हो गया तो कभी क्या रेटिंग है, क्या क्रेडिट रेटिंग है, वो हम बाद में जाके पढ़ेंगे, बट डिफ़ॉल्ट भी हो सकती है चीज़ें। फिर लिक्विडिटी देखेंगे कि क्या ये कॉर्पोरेट बॉन्ड है, क्या ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, कितना लिक्विड है, कितना फास्ट में इसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर मैच्योरिटी देखेंगे, क्या ये 30 साल का है, 30 साल का मतलब ज़्यादा रिस्की है, डिफ़ॉल्ट रिस्क भी बढ़ जाता है अगर ज़्यादा रिस्की रहेगा तो ये चारों चीज़ को कंसिडर करते हैं, तब बनता है अपना नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। ये रीडिंग के लिए बस इतना ही जानना बस है, आगे वी विल कंटिन्यू टू लर्न मोर अबाउट दिस। अभी हम जानेंगे कि मीन रिटर्न क्या होता है। मीन रिटर्न अपने टेक्स्ट बुक में 5 टाइप के दिए हुए हैं, बट मैं इसमें ये वीडियो में आपको 3 टाइप के मीन रिटर्न बताऊंगा। जिससे स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? बेसिकली एवरेज होता है, जो हमने स्कूल में भी किए। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूंगा कि 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 16। ठीक है, ये कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। तो इसका जो भी कैलकुलेशन आता है वो है 10। तो ये हो गया अपना अर्थमेटिक मीन। इसी तरह से एक ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे करते हैं? हम कैलकुलेटर पे करेंगे। तो बेसिकली अपने को एक रिटर्न्स दिए गए रहेंगे, कॉपी डाउन कर लो चाहिए तो रिटर्न्स। एक है -9.34, 23.45 और 8.92। ठीक है, इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो अपना कैलकुलेटर खोलो और जैसे मैंने आपको बताया था स्टोर का फंक्शन, वैसा करो। इसमें भी हमें 1 प्लस करना है, जैसा हमने HPR कैलकुलेट करते वक्त किए थे, बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो मैं तुमको बताऊंगा और इसमें लिख के भी दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझे, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। तो देखना, कभी भी आप ऐसे ज्योमेट्रिक मीन के सम सॉल्व करोगे ना, तो पहले ये ब्रैकेट वाला बटन दबा देना, ये ऊपर जो ब्रैकेट वाला ना, जिससे आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होंगी। तो मैंने ब्रैकेट का बटन दबाया, अभी मैंने लिखा हो उसमें 1, पर ये मेरा नंबर नेगेटिव है तो मैं माइनस का साइन डालूंगा। ये -1 माइनस 0.0934 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये नंबर आया मेरा फर्स्ट वाला, इसको स्टोर 1 क्लोज, फिर 1.2346। ये डायरेक्ट ऐसा ही लिख दिया मैंने आपको, 1 से ऐड करने का, तो डायरेक्ट 1.2346 भी लिख सकते हो, बिकॉज कोई नेगेटिव साइन ही नहीं है इसके अंदर। स्टोर 2, नेक्स्ट वन में कोई नेगेटिव साइन नहीं है और वो 8.92% है, तो 1 पॉइंट, अब ये 8% इसके लिए 0.892 इज इक्वल टू स्टोर 3। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गए। अभी सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, रिकलेक्ट 1 इंटू रिकलेक्ट 2 इंटू रिकलेक्ट 3। आपके कैलकुलेटर में भी ये वैल्यू आया होगा, बट यह हमारा आंसर नहीं है। अभी हमने 3 चीज़ से इसे मल्टीप्लाई किया ना, 3 नंबर थे हमारे, तो हमें y⁻x करने का। इधर आपके इधर बटन रहेगा y⁻x 10 के नीचे, वो प्रेस करो। अभी 3 प्रेस करो। अभी आपने 3 प्रेस किया ना, तो आपको ये बटन दबाना है 1/x, y⁻x के ऊपर जो है वो दबा दो। 0.3333 लिख के कुछ आएगा, बस इज इक्वल टू का साइन प्रेस करो और आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ऑफकोर्स -1 भी करना होगा, -1 इंटू 100, बट आपका आंसर आपको पता लग गया है कि क्या है, 6.827। सो इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया बाकी वीडियो से, बट इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देख लेना, और ऐसे और सम हम सॉल्व करेंगे। अभी एक और एक सम करेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन का। ये 3 वैल्यूज़ है, 22, 25 और 11। ठीक है, तो सेम तरीके से हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, बिकॉज कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा फास्टर वे है सॉल्व करने का इसे। तो क्या करेंगे हम, 1.22, मैंने डायरेक्ट 1.22 किया क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं थी।
डायरेक्ट ऐसे दे दिए थे 1.22, इसीलिए मैंने लिया डायरेक्ट 1.22। तो इसको मैं करूँगा स्टोर 1। सेकंड क्या है, -25। इस बार हमारा वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ले गए 1 माइनस 0.25, तो 0.75 आया, स्टोर 2। तीसरा क्या है, 11 पॉजिटिव है तो 1.11 सिंपल, स्टोर 3। फिर रिकलेक्ट 1 इंटू रिकलेक्ट 2 इंटू रिकलेक्ट 3, 15 कुछ आया है, बट ये हमारा आंसर नहीं है, ध्यान रखना ये हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज हमें y⁻x करना है, फिर 1/3 करना है। तो पहले y⁻x बटन दबाओ, ठीक है। और कितने नंबर थे ये, 3, इसीलिए 3 लिख रहा हूँ मैं। अगर 4 रहते थे तो मैं 4 लिखता था, पर 3 है इसलिए मैंने 3 टाइप किया। जैसे मैंने 3 टाइप किया, मेरे को ये बटन दबाना है 1/x, तो 0.3333 ऐसा लिख के आएगा, बस इज इक्वल टू दबा दो और ये आ गया आपका आंसर। ऑफकोर्स -1 इंटू 100, बट आपको आपका आंसर पता लग गया होगा, जो है 0.52 के आसपास है। इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करोगे। अभी हम देखेंगे कि हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं और हार्मोनिक मीन क्यों यूज़ होता है। तो हार्मोनिक मीन बेसिकली प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, कि अगर आपने $1000 का शेयर खरीदा और हर एक शेयर के एक अलग अलग प्राइसेस है, तो आपको पूरा एवरेज निकालने का उसका, तो इसीलिए यूज़ होता है हार्मोनिक मीन। तो कैसे करेंगे इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व, क्योंकि कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका फटाफट 1-2 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 40 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करने का इसे, आपने आपके जो प्राइस पर शेयर्स है वो लिखो। पहला क्या है, 8, यहाँ पे 8 दिया गया है, तो 8 लिखे। अभी 1/x दबा दो, ये जो नंबर आया इसको स्टोर 1 करो, स्टोर 1, फिर एग्जिट करो। अभी 9 है, 9 1/x, स्टोर 2। ये जो नंबर आया वो 0.111, वो तो स्टोर हो गया 2 पे। अभी 10 1/x, स्टोर 3। अभी क्या करेंगे हम, रिकलेक्ट 1 प्लस रिकलेक्ट 2 प्लस रिकलेक्ट 3 इज इक्वल टू, तो ये जो हमारा नंबर आया है तीनों को स्टोर 1/x करके बाद टोटल करने के बाद जो नंबर आया है हमारा, उसको क्या करेंगे हम, स्टोर 1। अभी कितने नंबर थे टोटल, 3, तो 3 डिवाइडेड बाय रिकलेक्ट 1, ये आ गया अपना हार्मोनिक मीन। एकदम सिंपल है हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना। सो ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने स्टोर का फंक्शन यूज़ किया और कैसे मैंने सबसे पहले प्राइस पर शेयर जो है उसको 1/x करके स्टोर किया, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने उसको 3 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज मेरे नंबर्स कितने थे, 3, और इस बार मेरा n ऊपर आया नीचे की जगह। अर्थमेटिक मीन में कैसा मेरा n नीचे आता है, हार्मोनिक मीन में मेरा n ऊपर आएगा। दैट्स हैव टू नो फॉर दिस वीडियो। अभी हम देखेंगे कि टाइम वेटेड रिटर्न क्या होता है और मनी वेटेड रिटर्न क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम वेटेड रिटर्न क्या होता है। अभी टाइम वेटेड रिटर्न के अंदर 2 कॉन्सेप्ट मिक्स है, एक HPR का जो मैंने सिखाया था वो कॉन्सेप्ट, और एक ज्योमेट्रिक मीन का। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आने चाहिए, तब जाके आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा। तो टाइम वेटेड रिटर्न में आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं कि समझो कि एक इन्वेस्टर है और उसने $100 का स्टॉक खरीद लिया है। अभी 1 साल बाद ये स्टॉक की वैल्यू हो जाती है $120, और ये बीच में जो टाइम आया है उसमें उसको मिलता है 2 डिविडेंड, $2 डिविडेंड मिलता है। तो अभी ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या हो गई, 122 हो गई। तो HPR निकालने का कैसा सिखाया था मैंने, कि कितना आया और कितना था। तो अभी कितना आया मेरे पास 122, कितना था 100, तो 1.22 ये अपना वैल्यू है। तो इसको स्टोर 1 करो। अभी फिर उसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं लोग क्या कहेंगे कि 1 साल बाद उसने शेयर सोल्ड कर दिया। जब ये वैल्यू 120 हुई थी ना, लोग कहेंगे कि उसने एक और एडिशनल ख़रीद लिया 120 का, और फिर वो 1 साल बाद जाके सेल कर दिया 130 में सेल कर दिया, सोचो। तो अभी क्या होगा, इसको 2 डिविडेंड मिलेगा, इसका तो डिविडेंड मिलेगा उसको और इसका भी डिविडेंड मिलेगा, तो टोटल 4 डिविडेंड मिलेगा। तो अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 134, ठीक है। अब ये तो एक की हो गई है, दोनों की मिलाएंगे तो 130 + 130, और ये 4 तो ऐसे ही रहेगा। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2, और डिविडेंड तो एक दोनों का मिला के बताया मैंने, ये दोनों का मिला के 4 हुआ है डिविडेंड। तो वी ओनली हैव टू मल्टीप्लाई दिस, 260 + 4, 264, और ये कितना हो जाएगा 240।
अभी कितना आया और कितना था, 264 तो मेरे पास आया क्योंकि मैंने बेचा और डिविडेंड भी है, और कितना था अभी 240, तो वापस करेगा 264 डिवाइडेड बाय 240, कितना आ रहा है 1.10। ठीक है, इसको करेंगे हम स्टोर 2। अभी जैसा ज्योमेट्रिक मीन में मैंने सिखाया था रिकलेक्ट 1 इंटू रिकलेक्ट 2 वाई रेस टू एक्स फिर 3 2 जो भी आपका एन होगा, उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करूँगा मैं, सबसे पहले रिकलेक्ट 1 इंटू रिकलेक्ट 2 इज इक्वल टू, ये जो नंबर आया 1.342, तो मैं सिंपली वाई रेस टू एक्स दबाऊँगा। इस बार मेरे नंबर कितने थे, बस 2 ही नंबर थे, 2 ही रेट्स ऑफ रिटर्न बताया ना मैंने, एक 22% और एक 10%। तो ये टाइम मैंने वाई रेस टू एक्स जो दबाया वो 2 टाइप करके मैं 1/x दबाऊँगा, तो 0.5 लिख के आया, सिंपली इज इक्वल टू दबाऊँगा, तो मेरे को मेरा रिटर्न तो मालूम पड़ गया 15.8% है, तो -1 इंटू 100। इस तरह से आप टाइम वेटेड के सम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अंदर 2 कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए, एक HPR और एक कौन सा ज्योमेट्रिक मीन वाला मिक्स हो गया। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, तब जाके आप ये अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मनी वेटेड कैसे करेंगे, मनी वेटेड के समझाएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है और वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी हम देखेंगे कि टाइम वेटेड रिटर्न क्या होता है और मनी वेटेड रिटर्न क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम वेटेड रिटर्न क्या होता है। अभी टाइम वेटेड रिटर्न के अंदर 2 कॉन्सेप्ट मिक्स है, एक HPR का जो मैंने सिखाया था वो कॉन्सेप्ट और एक ज्योमेट्रिक मीन का। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आने चाहिए, तब जाके आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगे। तो टाइम वेटेड रिटर्न में आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं कि समझो कि एक इन्वेस्टर है और उसने $100 का स्टॉक खरीद लिया है। अभी 1 साल बाद ये स्टॉक की वैल्यू हो जाती है $120, और ये बीच में जो टाइम आया है उसमें उसको मिलता है $2 डिविडेंड मिलता है। तो अभी ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या हो गई, 122 हो गई। तो HPR निकालने का कैसा सिखाया था मैंने कि कितना आया और कितना था। तो अभी कितना आया मेरे पास 122, कितना था 100, तो 1.22 ये अपना वैल्यू है। तो इसको स्टोर 1 करो। अभी फिर उसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं लोग क्या कहेंगे कि 1 साल बाद उसने शेयर सोल्ड कर दिया। जब ये वैल्यू 120 हुई थी ना, लोग कहेंगे कि उसने एक और एडिशनल ख़रीद लिया 120 का, और फिर वो 1 साल बाद जाके सेल कर दिया 130 में सेल कर दिया, सोचो। तो अभी क्या होगा, इसको 2 डिविडेंड मिलेगा, इसका तो डिविडेंड मिलेगा उसको और इसका भी डिविडेंड मिलेगा, तो टोटल 4 डिविडेंड मिलेगा। तो अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई 134। ठीक है, अब ये तो एक की हो गई है, दोनों की मिलाएंगे तो 130 + 130 और ये 4 तो ऐसे ही रहेगा। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2, और डिविडेंड तो एक दोनों का मिला के बताया मैंने, ये दोनों का मिला के 4 हुआ है डिविडेंड। तो वी ओनली हैव टू मल्टीप्लाई दिस 260 + 4 264, और ये कितना हो जाएगा 240। अभी कितना आया और कितना था, 264 तो मेरे पास आया क्योंकि मैंने बेचा और डिविडेंड भी है, और कितना था अभी 240, तो वापस करेगा 264 डिवाइडेड बाय 240, कितना आ रहा है 1.10। ठीक है, इसको करेंगे हम स्टोर 2। अभी जैसा ज्योमेट्रिक मीन में मैंने सिखाया था रिकलेक्ट 1 इंटू रिकलेक्ट 2 वाई रेस टू एक्स फिर 3 2 जो भी आपका एन होगा, उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करूँगा मैं, सबसे पहले रिकलेक्ट 1 इंटू रिकलेक्ट 2 इज इक्वल टू, ये जो नंबर आया 1.342, तो मैं सिंपली वाई रेस टू एक्स दबाऊँगा। इस बार मेरे नंबर कितने थे, बस 2 ही नंबर थे, 2 ही रेट्स ऑफ रिटर्न बताया ना मैंने, एक 22% और एक 10%। तो ये टाइम मैंने वाई रेस टू एक्स जो दबाया वो 2 टाइप करके मैं 1/x दबाऊँगा, तो 0.5 लिख के आया, सिंपली इज इक्वल टू दबाऊँगा, तो मेरे को मेरा रिटर्न तो मालूम पड़ गया 15.8% है, तो -1 इंटू 100। इस तरह से आप टाइम वेटेड के सम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अंदर 2 कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए, एक HPR और एक कौन सा ज्योमेट्रिक मीन वाला मिक्स हो गया। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, तब जाके आप ये अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मनी वेटेड कैसे करेंगे, मनी वेटेड के समझाएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है और वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं।
अभी हम जानेंगे कि मनी वेटेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मनी वेटेड रिटर्न सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर का फंक्शन जानना पड़ेगा, CF वाला, CF और IRR। CF मतलब क्या होता है, कैश फ्लो, कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो CF0 मतलब कैश फ्लो एज ऑफ नाउ, आज के तारीख में कितना गया। CF1 मतलब 1 साल बाद कितना गया। CF2 मतलब 1 साल बाद कितना गया या फिर कितना आया। तो इस तरीके से कैश फ्लो के फंक्शन होते हैं। तो सिंपली वी हैव टू गो ओपन आवर कैलकुलेटर, और ये CF वाला बटन जो दिख रहा है उस पर एक बार टच करो और लिख के आएगा। मेरे पास पहले से लिखा हुआ है तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो CF0 में आपने शेयर्स क्या किया, अभी वो पुराना एग्जांपल ही यूज़ करेंगे। क्या मैंने बताया था कि परचेज़ किया हूँ मैंने शेयर्स $100 का, फिर वो 1 साल बाद $120 का हो जाता है और मैं एक और एक ख़रीद लेता हूँ $120 का। फिर वो 1 साल बाद $130 का हो जाता है, मतलब जब $130 का हो जाता है तो मैं दोनों को बेच देता हूँ। इसमें मेरे को 2 डिविडेंड मिलता है, इसमें मेरे को $4 मिल जाता है डिविडेंड पे। तो इसको हम कैश फ्लो में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये CF0 हो जाएगा अपना। मेरे अकाउंट में आया ना 100 शेयर्स, तो मैं 100 लिखूँगा। डिविडेंड आया कुछ आज की तारीख में, नहीं, अगले साल आएगा। तो नीचे जाऊँगा मैं, अब वो मेरे 100 का क्या हो गया, डिविडेंड मुझे 2 मिला, तो हम डिविडेंड को इसमें माइनस कर देंगे। F1 में कुछ नहीं डालना है, याद रखना है। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी है, इसको कुछ नहीं करना है। CF1 आपने एंटर कर दिया तो C01 में आपको डालना है। तो मैं क्या डालूँगा इसके अंदर, 118। 120 क्यों नहीं, क्योंकि 2 मेरा डिविडेंड था उसमें। फिर नीचे जाने का, फिर अब कितना हुआ उसका वैल्यू, 130 हुआ है। पर ऐसे मैंने कितने ख़रीदा था, 2 ख़रीदा था। ये तारीख में मैंने एक और एक ख़रीद लिया था, बट मैं इसमें नहीं लिखूँगा, नेक्स्ट ईयर लिखूँगा उसको, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसमें भी लिख सकता, पर इसमें नहीं लिखना है बिकॉज हम ईयर के बाद देखते हैं उसको। तो अभी कितना हो जाएगा ये 130 का इंटू 2, जो कि है 260, और ये भी इतना ही रहेगा। पर इस बार हम डिविडेंड माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बेच दिया। पहले का माइनस 118 क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने अभी तक रखा था मेरे पास शेयर। अभी क्या किया हूँ मैंने, दोनों शेयर्स को बेच दिया, तो डिविडेंड भी ऐसा आएगा, ऐड कर देंगे आप उन सेलिंग प्राइस में, 260 + 4, और साइन क्या देंगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बेच दिया उसे, तो मेरे पास से चले गए हैं, तो माइनस का साइन दिया। तो आपका अमाउंट ऐसा आना चाहिए, फिर बस एंटर पे क्लिक कर दो। अभी आपको यूज़ करना है आपका IRR का फंक्शन। IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो IRR प्रेस करो और बस ये CPT बटन है, कंप्यूट करो। तो 13.86 आया आपका मनी वेटेड रिटर्न का आंसर। इस तरह से आप मनी वेटेड रिटर्न सॉल्व करोगे। टाइम वेटेड तो मैंने बता दिया कि HPR और ज्योमेट्रिक मीन है, और मनी वेटेड के लिए आपको ये कैश फ्लो का फंक्शन यूज़ करना होगा आपके कैलकुलेटर में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनुअलाइज रिटर्न कैसे सॉल्व करेंगे, जब अगर वो 1 ईयर की डेज़ नहीं रहेंगे, 365 डेज से ज़्यादा होगा, तो एनुअलाइज रिटर्न्स कैसे निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि एनुअलाइज रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको अगर समझो ऐसा सम दिया गया है कि किसी ने डिपॉजिट किया है $100 कोई शेयर्स या फिर बॉन्ड या फिर सिक्योरिटीज़ में, $100 डिपॉजिट हुआ है और 90 डेज़ के बाद उसका वैल्यू है 100.75, तो उसका एनुअल रिटर्न क्या होगा। तो सिंपली आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न जैसा कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल वैसे तरह ही करना है। 100.75 आया और कितना था 100, तो अभी 1.0075 जो हमारा अमाउंट आया है, हम क्या करेंगे, हम y⁻x दबाएंगे। और अभी 365 डेज़ का देखना, तो हमेशा 365 पहले लिखने का, पर वो लिखने के पहले हमें ब्रैकेट दबाना है। y⁻x दबाए वैसे हमें ब्रैकेट दबाना है। तो 365 लिखो, इस पर 365 आया, डिवाइड बटन दबाओ। अगर आपके 365 के बाद 5 डेसिमल्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब आपका ब्रैकेट दब गया है। आपको बस डिवाइड करना है उसे। 90 डेज़ का हम देख रहे, तो 90 डिवाइडेड बाय 90, फिर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू का बटन दबाओ, तो आपको यह नंबर आएगा 1.3077, यही आपका आंसर है। तो -1 × 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.07, मतलब आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न इतना है 90 डेज़ का, 3.07। इस तरह से आप सॉल्व करते, इसका एक और एक हम सम सॉल्व करेंगे, फिर ये कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। अभी सेकंड सम सॉल्व करेंगे। मैंने इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस किया हो। अभी मैंने डिपॉजिट कितना कर दिया हो, 970, और अब उसका वैल्यू कितना हुआ है 1000, पर ये वैल्यू 2 साल बाद हुआ है। लास्ट टाइम हमारा 90 डेज़ बाद हुआ था, इस बार हमारा 2 साल बाद हुआ है, 2 ईयर्स। तो एनुअलाइज कितने करेंगे, 1 साल में कितना मैंने कमाया। तो वापस से कैलकुलेटर अपना खोलो और 1000 टाइप करो कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 970, कितना आया और कितना था।
तो 1.3093 इतना आपका जो अमाउंट आया है उसको आपको y/x दबाना है। y/x दबाओ। जैसे मैंने बताया था 365 का देख रहे हो तो हमेशा सबसे पहले 365 आएगा, तो ब्रैकेट दबाओ और 365 लिखो, फिर डिवाइड का साइन दबाओ। आपके 365 के आगे आपके 5 डेसिमल्स दिखना चाहिए, इसका मतलब आपने सक्सेसफुली डिवाइड दबा दिया। तो किससे हम डिवाइड कर रहे हैं इससे? हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 500 से, क्योंकि 500 डेज हमने होल्ड किया था उससे। तो 0.73 कुछ आएगा, इज इक्वल टू दबा दो, तो ये आपका रिटर्न आ गया -1 इंटू 100, -1 इंटू 100। तो आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न है 2.24%। इस तरीके से आप एनुअलाइज कर सकते हो आपके होल्डिंग पीरियड रिटर्न को। होल्डिंग पीरियड का वीडियो ध्यान से देखना और फिर ये वीडियो भी आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। थैंक यू। फटाफट ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का क्या और आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कि कुछ भी चीज़ साल में कितने भी बार कंपाउंड हो सकती है। कभी डेली कंपाउंड हो सकती है, कभी कंटिन्यूसली कंपाउंड हो सकती है, कभी मंथली कंपाउंड हो सकती है। तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है। आपको थोड़े बहुत नंबर्स बता दूंगा, आप वो याद रखना। डेली अगर कंपाउंड होगा ना तो 365 डेज आपका कंपाउंडिंग पीरियड है, ये जो है ना आपका 365 डेज है। अगर मंथली कंपाउंड होगा तो 12 है, क्वार्टरली होगा तो 4 है, और कौन सा होता है, कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस का एक फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सेमी एनुअली होगा तो 2 रहेगा आपका। सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार होगा कंपाउंड, तो आपका 2% रहेगा। तो अब इसको कैसे कंपाउंड करोगे, आप ऐसा से फॉर्मूला डाल के करते मत बैठना, मैं आपको कैलकुलेटर का एक शॉर्टकट बताऊंगा, आप उससे करना। तो क्या दबाना है आपको? सेकंड दबाना है। मैंने बताया था ना सेकंड बटन शिफ्ट की तरह काम करता है, तो सेकंड दबाओ और ये आइकॉन भी दबाओ, ठीक है। अभी आपको ये वैल्यूज़ आएंगी, तो आपको क्या करना है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। नॉमिनल कंपाउंडिंग समझो कि मैंने आपको दिया होगा 10% इंटरेस्ट रेट है, और ये सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इफेक्टिव बताओ कि इफेक्टिव कितना कंपाउंड हो रहा है मेरा 10% सेमी एनुअली बेसिस पे। सेमी एनुअली बेसिस मतलब क्या, साल में 2 बार, मतलब 6 महीना और 6 महीना, तो कितना हो गया कंपाउंडिंग पीरियड 2। तो आपको क्या करना है, आपने खोले ना अपने कैलकुलेटर में, तो नॉमिनल में आपको ऐड करना है 10, 10, प्रेस एंटर। फिर नीचे जाना है, ये देखो ये EFF मतलब आपका इफेक्टिव है। अभी हमें ये कैलकुलेट करना है, बट हम अभी कंप्यूट नहीं करेंगे। अब नीचे जाएंगे और C/Y मतलब कंपाउंडिंग पीरियड कितना है, 2। तो 2 दबाओ उस पर और एंटर दबा दो। फिर ऊपर जाओ और EFF को कंप्यूट करो, तो कितना हुआ 10.25। तो हमारा इफेक्टिव हुआ 10.25। अगर यही मैं बोलता आप मुझे क्वार्टरली बेसिस पे बताओ, तो ये कितने बार कंपाउंड होता? 4 बार कंपाउंड होता 2 की जगह। तो हमारा क्या चेंज होता? C/Y चेंज होता। तो नीचे का एरो दबा के C/Y पे आओ और फिर 4 दबाओ और एंटर दबाओ। फिर ऊपर जाओ और कंप्यूट करो, तो कितना होएगा 10.38, ठीक है। तो 25 से ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा कंपाउंड हो रहा है। फिर ऐसा ही हम ईयरली इफेक्ट कितने भी कंपाउंड कर सकते हैं, बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि कंटिन्यूस कंपाउंड कैसे करेंगे। कंटिन्यूस कंपाउंड में क्या आपको कंपाउंडिंग पीरियड में डालना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, अगर कंटिन्यूस कंपाउंड करना है तो ये 9 बटन है, 9 9 9 9 9 9 9 9 अच्छे खासे 10 बार 8 बार दबा दो और एंटर दबाओ। अब ऊपर जाओ और कंप्यूट करो, तो कितना है आपका इफेक्टिव कंपाउंडिंग 10.51। इस तरीके से आप इफेक्टिव कंपाउंडिंग को कैलकुलेट करेंगे। और मैं एक और एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। इफेक्टिव कंपाउंडिंग मतलब अगर आपको ऐसा सम दे दिया कि स्टॉक की वैल्यू हुई है 120 और उसके पहले थी आपकी वैल्यू 100, तो इफेक्टिवली कितना कंपाउंड हुआ है। तो आप तो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से ऐसा करोगे, 120 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया 20%। बट मुझे क्या जानना है, ये तो नॉमिनल है 20%, मुझे इफेक्टिव जानना है कंटिन्यूसली कितना कंपाउंड हुआ है। तो सिंपली LN बटन दबा दो, ये e⁻x के नीचे है ना। तो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग बेसिस पे मेरा रिटर्न है 18.232। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे कंपाउंडिंग के सम्स। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लेवरेज रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि लेवरेज रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि कंपनी जनरेट कर रही है 8% रिटर्न 10 मिलियन के उसके कैपिटल स्ट्रक्चर पे, मतलब 10 मिलियन है उसके पास, उसमें से 30% डेट है, तो 70% ऑब्वियसली इक्विटी होगा। और डेट को एक्वायर करने के लिए उन लोगों को 5% का कॉस्ट लगा है। तो लेवरेज रिटर्न क्या होगा इसका, तो ये फॉर्मूला याद रखना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो हमारे केस में कितना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8% लगा है उन्हें इक्विटी लाने के लिए। टोटल डेट कितना हुआ फिर 30%, मतलब 10 मिलियन का 30% कितना हुआ 3,
तो टोटल डेट 3। जब डेट 3 है तो इक्विटी ऑब्वियसली 7 होगा, तब जाके दोनों टैली होगा ना। तो इक्विटी 7, अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमें पता है क्या है, मैंने इधर ही बताया वो 8% है, माइनस कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट कितना होगा इसमें, इधर दिया गया है 5%, तो 8 माइनस 5। तो इसे आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3, इसका 3 आएगा, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। तो ब्रैकेट सॉल्व करके आपको इतना वैल्यू आ रहा है, उस पर बस आप 8% प्लस कर दो। तो आपका लेवरेज रिटर्न कितना आया 9.28। मैंने कैसा किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर मैंने डिवीजन सॉल्व किया, फिर मैंने लास्ट में इसको ऐड किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को 8% को ऐड किया। तो इस तरीके से आप लेवरेज रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। और इसके साथ हमारा रीडिंग 1 कंप्लीट हो जाता है। अभी हम रीडिंग 2 पे स्विच करेंगे, जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सम सॉल्व करेंगे। अभी हम रीडिंग टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे आ गए, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम बॉन्ड के बारे में जानेंगे और जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में जानेंगे, और बहुत सारी जानकारी है इसके अंदर। तो अपना BA2+ कैलकुलेटर रेडी रखो। और मैंने आपके लिए एग्जांपल के लिए एक सम लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें फ्यूचर वैल्यू 100 है, और I/Y जो कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 5 है। PMT आपका 5 है। PMT मतलब बॉन्ड आपको 5 रुपीज़ दे रहा है, कूपन में $5 5 रुपीज़ जो भी हो ईयरली दे रहा है, और 5 ईयर्स के लिए दे रहा है। तो आपको क्या कैलकुलेट करने का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब ये सब फॉर्मूला डाल के मत करना, मैं आपको कैलकुलेटर में कैसे करते हैं वैसे सिखाऊंगा। फॉर्मूला डाल के भी आप कर सकते हो अगर आपको आता है, बट मैं कैलकुलेटर के वैसे सिखाऊंगा कि कैसा करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका फ्यूचर वैल्यू 100 टाइप करना है। हम 100 अज्यूम करके चलते हैं, कभी कभी हम 1000 अज्यूम करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने 100 अज्यूम किया है। तो जब 100 इनपुट कर लिया हो तो F दबा दो। 5 क्या है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट, तो 5 I/Y। फिर 5 क्या है, PMT, तो 5 PMT। फिर 5 क्या है, ईयर्स, तो 5 और N। अभी हमें क्या चाहिए, PV क्या है उसका, तो कंप्यूट और PV। अब देखोगे तो मेरा PV भी 100 आ रहा है, मतलब जो मेरा फ्यूचर वैल्यू था वो मेरा PV भी आ रहा है, मतलब दोनों सेम है। इसका मतलब क्या, बॉन्ड मेरा पार पे ट्रेड कर रहा है। बॉन्ड मेरा पार पे ट्रेड कर रहा है मतलब वो प्रीमियम भी नहीं है और डिस्काउंट भी नहीं है। बट प्रीमियम कैसे होगा, देखो अभी यही एग्जांपल को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4, बट अपने को 5 ही मिल रहा है PMT कूपन, मतलब मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो तो चल रहा है 4 और हमें 5 मिल रहा है उसका PMT, तो क्या होगा, तो पूरा कट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस वो चेंज करना है मार्केट का इंटरेस्ट रेट। तो 4 दबाओ और I/Y दबाओ। अभी कंप्यूट PV, आप देखोगे 104 आ रहा है, मतलब क्या कि मेरे बॉन्ड का अभी प्रेजेंट वैल्यू तो FP से भी ज़्यादा है, 104 है। इसका मतलब क्या कि मेरा बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट में जो रिस्क है उससे ज़्यादा मुझे कूपन मिल रहा है। और सिमिलरली अगर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है तो कैसे पता चलेगा कि अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा ही रिस्क है, 6% और मेरे को तो 5 ही मिल रहा है, तो हमारा बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। कैसे करेगा, हमें वापस से बस एक ही चीज़ चेंज करना है इसमें, 6 I/Y, 6 लिखा और I/Y प्रेस कर दिया। अभी क्या करना है, कंप्यूट PV, तो कंप्यूट PV देख रहे हो 95 पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अभी वैल्यू, और ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है क्योंकि मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसके लिए नेगेटिव में आ रही है। आपको बस नंबर पे फोकस करना है कि 95 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब अगर प्रीमियम होगा मेरा तो 104 तक ट्रेड होगा, और अगर मेरा डिस्काउंट है तो 95 पे ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरा मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है और मेरे को जो कूपन आ रहा है ईयरली वो 5 है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जीरो कूपन बॉन्ड को कैसे सॉल्व करते हैं, जीरो कूपन की बॉन्ड के सम्स, और अगर नेगेटिव जीरो रहेंगी तो कैसे करते हैं, पॉजिटिव जीरो रहेंगी तो कैसे करते हैं, तो आप वो वीडियो में देखना। अभी ये जीरो कूपन बॉन्ड है, बॉन्ड का FV है 1000 और 15 ईयर्स के लिए है ये बॉन्ड, और I/Y है उसका 4। अभी जीरो कूपन है तो PMT उसका ऑफकोर्स जीरो होगा, ये कुछ पेमेंट नहीं करने वाला अपने को। पेमेंट करेगा जो भी वो फ्यूचर में ही करेगा, बीच में कोई कूपन पेमेंट नहीं है। तो जीरो कूपन बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो अपने कैलकुलेटर में ये सब नंबर इनपुट करो। अगर आपके TVM में कुछ होगा तो सेकेंड और क्लियर TVM कर दो उसको, ताकि वो ज़ीरो हो जाए। अभी 1000 डालो FV में, और 15 डालो N,
और आपका हो गया आई बाय वाई, 0 कूपन है इसके लिए PMT उसका 0। और अभी कंप्यूट करो PV, तो आपके बॉन्ड का वैल्यू क्या है आज के तारीख में, -555। ठीक है, ये तो हो गया अपना पॉजिटिव यील्ड के लिए। अगर यील्ड नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, अगर आपका यील्ड टू मैच्योरिटी नेगेटिव होगा तो क्या करोगे, तो हम बस खाली यील्ड टू मैच्योरिटी नेगेटिव करेंगे 0.5 0.5 और नेगेटिव का साइन डाल दे, आई बाय वाई पे क्लिक करो और अभी कंप्यूट करो PV। तो आपके बॉन्ड का वैल्यू देखा 555 से सीधा 1078 हो गया, बिकॉज इस बार अपना मार्केट रिस्क नेगेटिव है, यील्ड टू मैच्योरिटी नेगेटिव है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व जीरो कूपन बॉन्ड। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एन्युटी के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, लोन पेमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि अभी हमने 2000 का लोन लिया है और वो 13 साल में इक्वली पेमेंट करने वाले उसकी। आई बाय वाई है 6, मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 6। FV नहीं चाहिए, FV हमें नहीं चाहिए बिकॉज वी आर पेइंग इन EMI, मंथली इंस्टॉलमेंट करके पूरा ख़त्म कर देंगे लोन को, तो FV हो जाएगा 0। तो हमें क्या चाहिए, PMT। तो अपने कैलकुलेटर में ऐसा वैल्यू टाइप करो, क्लियर TVM करो और ये सब वैल्यू टाइप करो। तो 2000, ये 2000 क्या है, मुझे लोन लिया हूँ मैंने तो नेगेटिव, क्योंकि मेरे पास आया है। फिर 13 हो गया अपना N, मतलब 13 साल के लिए है ये लोन। 6 हो गया अपना आई बाय वाई, FV हो गया 0। अभी क्या करना है, कंप्यूट PMT। तो CPT पे प्रेस करो और PMT पे प्रेस करो, तो आपको ना इंस्टॉलमेंट 225 देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये लोन क्लियर होगा। तो अगर कोई चीज़ परपेचुइटी है, मतलब पेमेंट देते ही रहेगा कंटिन्यूसली, तो इसका तो ईयर्स पता नहीं हमें कि कितने ईयर्स तक देगा वो पेमेंट, वो परपेचुइटी है, तो उसको कैसे सॉल्व करने का। तो समझोगे कोई स्टॉक है या फिर कोई बॉन्ड है जो 5 कूपन या डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड में, और इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी 5%, तो 0.05 हो जाएगा। तो 5/0.05 सॉल्व करेंगे तो हमें अपना प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर में लिखो 5 डिवाइडेड बाय 0.05 और इज इक्वल टू का साइन दे दो। तो ये जो 100 है अपना प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ द परपेचुइटी। अभी हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या है वो देखेंगे। तो अभी समझोगे एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, मतलब डिविडेंड दे रहा है 1.62 का, तो डिविडेंड मिल रहा है 1.62 का, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 12%। रिक्वायर्ड रेट है 12%। अपना ग्रोथ है 8%, ले लो ग्रोथ। तो अपना क्या वैल्यू हुआ इस चीज़ का, इस स्टॉक का। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, KE इज इक्वल टू D1, हमेशा D1 होगा, D0 कभी नहीं होगा, क्योंकि डिविडेंड 1 साल के बाद का देखते हैं। तो D1 अपॉन KE माइनस ग्रोथ, ये एक्चुअली KE नहीं P0 है, P0 मतलब प्राइस एज ऑफ नाउ। तो प्राइस एज ऑफ नाउ इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस ग्रोथ, ये हमारा गॉर्डन ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपना 12%, तो इधर हम लिखेंगे 12, और ग्रोथ कितना है 8, डिविडेंड कितना है 1 साल बाद 1.62। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे सिंपली प्लग इन करो नंबर 1.62, 12% माइनस 8% कितना होता है 0.04%, तो डिवाइडेड बाय 0.04। तो ये जो वैल्यू आया ये आपका वैल्यू है, प्राइस एज ऑफ नाउ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गॉर्डन ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टी स्टेज ग्रोथ होगा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मल्टी स्टेज ग्रोथ में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ये बहुत सारा डेटा दिख रहा है आई नो, पर हम इसे थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे कि ये क्या है। तो डिविडेंड आज के तारीख में कितना है 1। अब ये क्या बोल रहा है कि 15% 2 साल ग्रो होएगा, फिर बाद में 5% फॉर एवर ग्रो होगा। ये जो 15% दिख रहा है 2 साल ग्रो होगा, फिर 5% फॉर एवर ग्रो होगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 11%, ये हम बाद में देखेंगे क्या है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जब हम फॉर्मूला ऐड करेंगे। तो अभी क्या करूँगा मैं, सिंपली ये टाइमलाइन जो बना है ना, इसके अंदर ये जो क्वेश्चंस जो डेटा है वो लिख दूँगा। अभी 1% है,
2 साल कितना ग्रो होगा 1.15। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपली कैलकुलेटर से ग्रो करेंगे 1 इंटू 1.15। तो ये 1.15 जो आपका आंसर आया उसको आप क्या करेंगे, स्टोर 1। रिमेंबर हमेशा स्टोर करना है। 2 साल ग्रो हो रहा है ना 15%, तो एक बार 15% से ग्रो करेंगे 1.15। ये 1.32250 जो भी आया है उसको क्या करेंगे, स्टोर 2। इसका मतलब क्या कि एक साल में हमारा हुआ 1.15 और फिर सेकेंड ईयर में हुआ 1.3225 कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, तो दोनों स्टोर हो गया हमारे कैलकुलेटर में, एक 1 में हो गया, एक 2 में हो गया। अभी ये थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, 5% फॉर एवर ग्रो हो रहा है। तो इसे क्या करेंगे हम, इंटू 1.05। तो कुछ ऐसा आंसर आएगा 1.38863। तो वो लिख दो इधर 1.38863। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर अपना फॉर्मूला डालेंगे। क्या फॉर्मूला है अपना, D1 अपॉन KE माइनस ग्रोथ। यह हमें क्या बताता है, आज का वैल्यू। ठीक है, तो D1 क्या हमारे केस में 1.38863। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11%, ग्रोथ कितना है 5%। तो सिंपली डिवाइड करो, डिवाइड बाय KE माइनस ग्रोथ कितना होएगा, अगर ये दोनों को माइनस करेंगे 11% माइनस 5% 0.06, तो डिवाइडेड बाय 0.06। तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा 23.14375। तो सिंपली जो आपका आंसर है, याद रखना, देखो आप अगर ये कैलकुलेट कर रहे हो ना तो आपका आंसर हमेशा इधर आएगा, एक साल पीछे आएगा। जब भी आप गॉर्डन ग्रोथ रेट का फॉर्मूला डाल रहे हो तो आपका आंसर जो भी आएगा वो एक साल पीछे आएगा। तो इधर आएगा आपका आंसर, ये 1.3225 है ना, कितना आएगा आपका आंसर 23.14375, 23.14375। इसे क्या करो आप, इसको आप स्टोर 3 करो, स्टोर 3। तो तीनों नंबर स्टोर हो गए, ये स्टोर 1 में है अपना, ये स्टोर 2 में है, ये स्टोर 3 में। अभी हम क्या करेंगे, हमारे कैलकुलेटर में कैश फ्लो का फंक्शन है CF, वो हम उसमें जाएंगे। CF0 में आपको कुछ नहीं डालना है, याद रखना, आप कभी भी CF0 में कुछ मत डालना गॉर्डन ग्रोथ रेट सॉल्व करते वक्त। अगर आपको गॉर्डन ग्रोथ रेट का सम आया है तो CF0 में मत डालना, सीधा CF1 में जाओ और रिकलेक्ट 1। ये 1.15 जो आया है वो CF1 में आ गया। फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं करना है, नीचे जाओ, CF02 आया है, उसके अंदर हमें ये दो को टोटल करना है। ये हमारे स्टोर 2 में है, ये हमारे स्टोर 3 में है। तो क्या करेंगे हम, रिकलेक्ट 2 प्लस रिकलेक्ट 3 इज इक्वल टू 24.46 जो भी आया उसे एंटर कर दो, एंटर दबाना मत भूलना। तो हमने CF1 में भी स्टोर कर दिया, CF2 में भी स्टोर कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर में फंक्शन है NPV नाम का, ठीक है, तो NPV प्रेस करो। अभी आपको पूछेगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, तो इंटरेस्ट रेट हमारे केस में 11% है, तो 11 और नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करो। तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है 20.89 और उसके ही क्लोज हमारा आंसर होगा 20.89 के। तो इस तरीके से आप ऐसे सब सम्स को सॉल्व करोगे अगर वो मल्टी स्टेज ग्रोथ होगा। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है इसका मतलब डेसिमल में, अगर टेक्स्ट बुक में थोड़ा 1-2 नंबर का फ़र्क आ रहा है इसका मतलब वो लोग 2 डेसिमल यूज़ किए, वी आर यूजिंग 5 डेसिमल, इसके लिए हमारा आंसर थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है। अभी हम देखेंगे कि कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है। तो हमारे एग्जांपल में हम इसे 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। अपने कैलकुलेटर में कैश फ्लो वाला फंक्शन है, उससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अभी हमारे एग्जाम्पल में ऐसा बता रहा है कि हमें पेमेंट आ रहा है $100 और फिर बाद में एक $400 का पेमेंट आ रहा है और फिर वापस $100 का पेमेंट आ रहा है। तो इसको कैश फ्लो के फंक्शन से तो एकदम सिंपल है सॉल्व करना। CF में जाओ, CF0 में तो कुछ नहीं आ रहा है ना, CF1 में जाओ 100, फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं करना है। CF02 में 100, फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं करना है। CF3 में 400, फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं करना है, और CF4 में 100। ठीक है, ये चारों डेटा को हमने एंटर कर दिया। तो हमें क्या करना है अभी, मैं इंटरेस्ट रेट ये एग्जाम्पल में 10% ले लेता हूँ। ओके, तो जैसे हमने ये चारों डेटा को एंटर कर दिया, हमें NPV में जाना है और इंटरेस्ट रेट मैंने लिया वो 10%। तो NPV कितना आएगा मेरा 542.38। तो कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल क्या बता रहा है हमें कि हम इस तरीके से सॉल्व करें या अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फंक्शन से सॉल्व करें, आंसर दोनों का सेम होगा। ये जो आंसर है वो इससे भी आएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से सॉल्व करके देख के
तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 100 100 100 आ रहा है ना, तो एक काम करो, चारों जगह 100 ले लो, ये चारों जगह 100 ले लो। अब ये चारों जगह 100 ले ले, तो आप बोल रहे हैं अभी नेक्स्ट ईयर में बस खाली 300 लो, और ये दोनों का टोटल करके ना आंसर ये ही आएगा। करके देखें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या करना है, 100 हमारा क्या हो गया, ये हमारा 100 हो गया है पीएमटी, पेमेंट आ रहा है ना 4 साल लगातार। अभी 10 तो अपना आई बाय वाई है, ये हमें पता है। 4 हमारा ईयर्स है। एफ वी हमारा क्या है, 0। कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू ऐसा आएगा 3 वगैरह। मैं माइनस का साइन हटा रहा हूँ ताकि मेरे को एडिशन करने में आसानी हो। तो इसको क्या करूँगा मैं, स्टोर 1 316 जो आंसर आया है। अभी सेकेंड ईयर में क्या बस 300 ले रहे हैं। 300 क्या है, फ्यूचर वैल्यू है क्योंकि ये लास्ट में, ठीक है। तो 300 हो गया हमारा एफ वी। कुछ पीएमटी है, पेमेंट आ रहा है लगातार नहीं। 10 अपना आई बाय वाई है। इस बार कौन से साल में आ रहा है, तीसरे साल में आ रहा है, 4 साल में नहीं आ रहा है। तो 3N हो गया। और कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये 225 जो आया उसको मैं स्टोर करूँगा 2। मैं नेगेटिव का साइन वापस हटा दिया ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा मैं, रिकलेक्ट 1 जो 316 है प्लस रिकलेक्ट 2 542.38 जो कि हमारे ये आंसर से मैच हो रहा है। बस यही है कैश फ्लो का प्रिंसिपल, ये इसके साथ मैच हो रहा है। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत सिंपल सम्स है। तो आप कैसे डिराइव करेंगे वो पहले मैं समझा देता हूँ कि अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि ऐसा कुछ लिखा है 1Y, इसका मतलब क्या। तो इसका मतलब वो लोग पूछ रहे कि 1 ईयर फॉरवर्ड रेट 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल का फॉरवर्ड रेट 1 साल के बाद। मतलब ऐसा 1 साल का फॉरवर्ड रेट 1 साल के बाद, इस तरीके से पूछते। तो ऐसा ही है। अगर मैं ये नंबर चेंज कर दूंगा तो 2 ईयर फॉरवर्ड रेट 1 ईयर फ्रॉम नाउ, या फिर 2 ईयर स्पॉट रेट 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 2 साल के बाद, 2 साल का स्पॉट रेट 1 साल के बाद। 1 साल का स्पॉट रेट 2 साल के बाद। एकदम सिंपल है ये आपको समझना ज़रूरी है, फिर जाके मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा आगे के सम्स। अभी समझो कि आपको दिया है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट दिया है, तो कभी भी ऐसा लिखना, दोनों का कॉलम बना देना, इधर 1 लिखना, इधर 2 लिखना। अभी समझो कि आपको स्पॉट रेट दिया है 4%, ठीक है, और दूसरा स्पॉट रेट दिया आपको 8%। तो कभी भी फॉरवर्ड रेट फर्स्ट ईयर का 4% ही, मतलब स्पॉट रेट ही होगा। जो स्पॉट रेट में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट है वो ही सेम फॉरवर्ड रेट होगा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ एज ऑफ नाउ। तो इसे हम 4% लेंगे। अभी हमें पूछेंगे ऐसा 1Y1 1 ईयर फॉरवर्ड रेट 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम सिंपल है। अगर सिंपल इंटरेस्ट से हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो बस खाली 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 4 इसमें से माइनस करो, तो कितना होगा 16 - 4 16 - 4। तो आपका आंसर लगभग 12% के पास आएगा। पर अगर आपको फॉर्मूले के वजह से सॉल्व करना है तो हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम अभी इसको कंपाउंडिंग के बेसिस पे ले रहे हैं। तो इसे डिवाइड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे रहेगा तो सीधा मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ जाएगा। पर अभी इसको कंपाउंड करने का है ना, तो 1.08 स्क्वायर, बड़ा नंबर हमेशा ऊपर लेंगे। 1.08 को स्क्वायर किया मैंने। स्क्वायर कैसा करते हैं, x⁻² डिवाइडेड बाय 1.04, 1.12 कुछ आंसर आया है। तो आपके कैलकुलेटर में जो भी ये नंबर आएगा 1.125 उसको -1 करो इंटू 100, तो 12.15 ये आपका फॉरवर्ड रेट है। अभी हम जैसे स्पॉट रेट देख के फॉरवर्ड रेट पे आ जाए, वैसे ही हम फॉरवर्ड रेट देख के स्पॉट रेट पे भी आ सकते हैं। कैसे, अभी ये एग्जांपल में मैंने फॉरवर्ड रेट कैसे निकाला था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था और इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, मतलब 4 से नहीं 1 से। ये 1 है ना, यहाँ पे 2 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया था और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो उसके वजह से मेरा फॉरवर्ड रेट क्या आया था सेकेंड ईयर का, 8 × 2 = 16,
4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अभी ऐसा सोचोगे मुझे ये नहीं पता है स्पॉट रेट, 1 ईयर स्पॉट रेट 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होगा, 1 ईयर स्पॉट रेट 1 ईयर फ्रॉम नाउ। मेरे पास ये तो फॉरवर्ड रेट है, तो सिंपली क्या करूँगा मैं इसका, ये दो फॉरवर्ड रेट का, ये दोनों को मैं ऐड करूँगा। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 8%। तो इस तरीके से मैं स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट से भी निकाल सकता हूँ, बस दोनों को ऐड करूँगा और दोनों को डिवाइड करूँगा 2 से, तो मेरे को यहाँ का स्पॉट रेट मिल जाएगा। और अगर यहाँ से वहाँ जाने का है मेरे को, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर दोनों को माइनस करूँगा, तो मेरे को फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक दिस। और अगर आपको कंपाउंडिंग के साथ करना है तो 1.08 इन रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 1.04, जैसा मैंने करके दिखाया था वैसा। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट पे कैसे जाता है और फॉरवर्ड रेट से स्पॉट रेट पे कैसे जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्बिट्राज फ्री फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये नाम सुन के आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्बिट्राज वगैरह क्या है। तो बेसिकली ऐसा समझो कि 2 कंट्री है, इंडिया और यूएसए, और अगर दोनों के प्राइस के बीच में ज़रा सा भी डिफरेंस है ना, तो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं कि इंडिया की करेंसी लेके यूएस में जाकर ट्रेड करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया रहेगा कि स्पॉट रेट है ABE अपॉन DUB, अभी मैंने ये खुद से लिखा हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ऊपर वाला जो है वो है प्राइस करेंसी और नीचे जो होता है वो है बेस करेंसी। तो स्पॉट रेट वी हैव बीन गिवन कि वो 4.5671 है। RFR क्या है, रिस्क फ्री रेट, ABE का 5% है और ड्यूबलिन का DUB का 3% है। तो हमें क्या कैलकुलेट करने का है, 1 ईयर का फॉरवर्ड रेट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ABE अपॉन DUB करेंगे हम। तो कभी भी हम न्यूमरेटर में प्राइस करेंसी का रिस्क फ्री रेट लेंगे, हमारे केस में क्या है 5% पर कंपाउंडिंग के बेसिस पे, तो 1.05 अपॉन 1.03। ठीक है, 1 लिया बिकॉज इट इज़ ऑन कंपाउंडिंग बेसिस। तो अब इसको सॉल्व करो, अपने कैलकुलेटर में नंबर्स प्लग इन करो। 1.05 डिवाइडेड बाय 1.03 इज इक्वल टू, ये जो भी नंबर आया है आप उसको मल्टीप्लाई करो 4.5671 से इंटू 4.5671। तो ये 4.6557 है, वो आपका आर्बिट्राज फ्री वो है फॉरवर्ड रेट। वो नहीं है आर्बिट्राज फ्री फॉरवर्ड रेट, बट यू कैन कॉल इट अ फॉरवर्ड रेट। अब इसको कैसे पता चलेगा कि कितने परसेंट का घपला हो गया, ये दोनों के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस आ गया। तो ये तो हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा जो अभी हमने कैलकुलेट किए, डिवाइडेड बाय 4.5671। जैसा मैंने HPR सिखाया था कितना था और अब कितना है, तो कितना है ऊपर लिया मैंने और कितना था को मैं नीचे डिनोमिनेटर में लूँगा। तो ऊपर में मैंने यह फॉरवर्ड रेट को लिया, डिनोमिनेटर में मैं स्पॉट रेट को लूँगा। तो इज इक्वल टू का साइन दिया मैंने, -1 इंटू 100 कितना आया 1.94%, मतलब ऑलमोस्ट 2% का गैप है जिसके वजह से आर्बिट्राज हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालने का बाइनोमियल मॉडल यूज़ करके। ठीक है, बाइनोमियल ट्री यूज़ करके। तो हमें क्या दिया गया है कि बिगिनिंग वैल्यू 50 है, ऊपर 1.25 से जा सकता है और नीचे 0.8 से जा सकता है। ठीक है, तो बिगिनिंग वैल्यू क्या दिया हमें 50, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये 50 1.25 से ऊपर जा सकता है। ठीक है, और 0.8 से नीचे जा सकता है। ओके, तो क्या करेंगे हम, देखेंगे कितना होगा अगर ये 1.25 से ऊपर जाएगा। तो 50 इंटू 1.25 62.5 तक जाएगा ये अगर अपवर्ड मूव होगा तो, और अगर डाउनवर्ड मूव होगा तो कितना जाएगा ये 50 इंटू 0.8 40 रुपये तक जाएगा, $40 तक। ठीक है, डाउनवर्ड मूव में। अपवर्ड मूव में 62.5। अब ये बोल रहे कि एक्सरसाइज प्राइस 45 है, कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो ही मैं इसको एक्सरसाइज करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। नीचे जाएगा तो मेरे को कुछ नहीं करने का, इस 0 वैल्यू रहेंगी इसकी। पर ऊपर जाएगा तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, कितने पे 45 पे। मतलब मैं बस इसको 45 में बेच सकता हूँ, जबकि इसकी वैल्यू कितनी है 62.5। मतलब मेरा कितने का फ़ायदा है, बेच नहीं सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, बिकॉज
कॉल ऑप्शन इज़ अ राइट टू बाय, पुट ऑप्शन इज़ अ राइट टू सेल। तो अगर समझो कि मार्केट में डेयरी मिल्क चल रही है 62 रुपीज़ की, तो मैं 45 रुपीज़ में डेयरी मिल्क खरीद सकता हूँ। तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ देखो करके, 62.5 माइनस 45, मतलब मेरा 17.5, तो ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया इतना, ठीक है। और नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट ज़ीरो है, क्योंकि मैं तो एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा उसको। तो अब ये जो 17.5 हुआ है और ये 40 है, अब मैं प्रोबेबिलिटी देखने का कितनी होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस क्या हैं। तो दे विल गिव यू अ रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट वो लोग आपको देंगे। हमारे केस में हम ले लेते हैं 7% रिस्क फ्री रेट है, ठीक है। RFR 7% है, मैं लेफ्ट में लिख देता। तो अगर ये रिस्क न्यूट्रल स्यूडो प्रोबेबिलिटी है, तो हम इसका अपवर्ड मूव और डाउनवर्ड मूव की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला ध्यान रखना, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ या जगह बना देता हूँ जिससे हम फार्मूला देख सके, बिकॉज ये फार्मूला आपको थोड़ा बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा या कैलकुलेट करने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ अप और डाउन, तो 1 + RFR, जो कि अपने केस में कितना है 7%, माइनस डाउनवर्ड मूव अपॉन अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। ये फॉर्मूला आपको याद रखने का। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा वो ऐसे कैलकुलेट करते। तो गोइंग डाउन का क्या होगा, बेसिकली 1 माइनस ये, मतलब समझो अगर 40% है तो नीचे जाने का 60% होगा, ताकि 100% पे वो टैली हो जाए। इस तरीके से सॉल्व करो। तो हमारे केस में हम नंबर्स ऐड करके देखते हैं और देखते क्या आ रहा है, ठीक है। तो 1 + RFR कितना होगा हमारा 1.07, ओके, माइनस डाउनवर्ड मूव कितना हमारा 0.8। तो ऊपर हमारे न्यूमरेटर में 0.27 आ गया, इसको हम करेंगे स्टोर 1। अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड कितना होगा 1.25 माइनस 0.8, इसको करेंगे स्टोर 2। रिकलेक्ट 1 डिवाइडेड बाय रिकलेक्ट 2, मतलब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%, तो नीचे जाने की कितनी होंगी 40%, मतलब ये 60% है, तो नीचे कितना जाएगा 40%, ठीक है। तो ये तो मेरा ज़ीरो है, मेरा प्रॉफिट ही नहीं है, तो मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या करूँगा, मेरे को जो भी करने का ऊपर करने का। तो ठीक है 60% चांसेस है कि ऊपर होएगा, ऊपर जाएगा वो। तो कितना होगा 17.5 इंटू 0.6, मतलब ऊपर जाने का मतलब मेरा 10.5 का तो पूरा चांस ही है कि हो जाएगा। पर अभी ये मेरा 1 साल के बाद है ना, इसको पीछे लाऊंगा मैं। तो आगे जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते, तो पीछे आने के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 1.07, रिस्क फ्री रेट मेरा 7 है ना, इसके लिए डिवाइडेड बाय रिस्क फ्री रेट क्या 1 + RFR, तो कितना आया 9.81। इसका मतलब आज के तारीख में इसकी वैल्यू है 9.81। इस तरीके से सॉल्व करेगा। मुझे पता है आप लोगों का सर दुख गया फॉर्मूला देख के, मेरे को भी नहीं समझता था ये फॉर्मूला जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। बट मैंने एक तरीका यह ऐसा अपने मन में सोचो जिससे मैं इसको याद कर दूँ। तो ये 1+ तो कंपाउंडिंग का याद रखने का है। RFR को मैं रे मिस्टीरियो करके समझता हूँ, रे मिस्टीरियो वर्सेस डैनियल ब्रायन, इस तरीके से मैंने बाय हार्ट किया हूँ, ठीक है। तो ऊपर तो रे मिस्टीरियो और डैनियल ब्रायन की मैच हो गई, नीचे अंडरटेकर वर्सेस डैनियल ब्रायन, ठीक है। तो ऊपर 1+ रे मिस्टीरियो वर्सेस डैनियल ब्रायन अपॉन अंडरटेकर वर्सेस डैनियल ब्रायन, मतलब दो इसको माइनस करने का और इसको माइनस करने का। इस तरीके से मैंने ये रट्टा मारा फॉर्मूला, और इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमें बस क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, बिगिनिंग वैल्यू चाहिए, अपवर्ड कितना जाएगा, डाउनवर्ड कितना जाएगा, ठीक है। बिगिनिंग वैल्यू से इतना अपवर्ड करके देखेंगे 62.5 है, डाउनवर्ड करके देखेंगे 40 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रेसलिंग लगा के लोग की मैथ्स वगैरह लगा के मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो 17.5 60% से जाएगा, तो जो नंबर है उसको हम पीछे लाएंगे रिस्क फ्री रेट से। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, अपने दिमाग में बिठा दो। मैं जब वीडियो कर रहा हूँ तो मेरे साथ में सॉल्व करो, एंड आई एम श्योर कि आपका भी सॉल्व हो जाएगा। वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे कि क्वार्टाइल, क्विंटाइल, डेसाइल, परसेंटाइल इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसा डेटा सेट दिया जाएगा, नंबर ऑफ कंपनीज एंड देयर पी रेशियोज, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज।
और आपको अगर बोल दिए कि क्वार्टाइल इसका निकालो, क्वार्टाइल मतलब क्या, 1/4, 2/4, 4/4 तक होगा ये, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपको कोई बोल रहा है कि इसका सेकंड क्वार्टाइल निकालो, तो क्या होगा इसका, 2/4 होगा। अपने कैलकुलेटर में करो 2/4, मतलब 50 परसेंटाइल है ये 0.5 आया है ना, मतलब सेकंड क्वार्टाइल इज इक्विवेलेंट टू 50 परसेंटाइल। अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने नंबर है यहाँ पे, 19 है ना, इसको 20 करेंगे, 19 + 1 = 20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करो। मतलब हमारा सेकंड क्वार्टाइल 10th ऑब्जर्वेशन पे फॉल हो रहा है, मतलब अपना सेकंड क्वार्टाइल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 10th ऑब्जर्वेशन पे, जो कि है 17। इस तरीके से आपको अगर पूछेंगे कि थर्ड डेसाइल बताओ कितना है, तो थर्ड डेसाइल कितना होगा, 3/10। इसको परसेंटाइल में कैलकुलेट करो, परसेंटाइल में कन्वर्ट करो, इसको 3/10 करो अपने कैलकुलेटर में, 3/10 = तो 30 परसेंटाइल पे अपना थर्ड डेसाइल है, तो 0.3 × 20, मतलब 6 ऑब्जर्वेशन पे हमारा थर्ड डेसाइल लाई कर रहा है, मतलब उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना होगा, 12। अभी आपको पूछेंगे क्विंटाइल बताओ, क्विंटाइल, फोर्थ क्विंटाइल बता दो, तो 4/5 कैलकुलेटर पे करो, 4/5 मतलब 80 परसेंटाइल पे, तो इसको क्या करेंगे हम, × 20। मैं 20 ये बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन 19 है, पर मेरे को 1 ऐड करना है उसमें, तो 19 + 1 × ये जो भी आ रहा है, तो मैं इसमें 16 नंबर पे आ रहा है मेरा, मतलब प्राइस टू अर्निंग है उसका 21.5। इस तरीके से आप ये वाले सम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में जानेंगे, इंटर क्वार्टाइल वगैरह क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्विंटाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वीडियो में हम देखेंगे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, बेसिकली Q3 - Q1। Q3 मैंने कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सिखाया था, Q1 भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सिखाया था, तो हम अभी एक बार करके देखते क्या होता है। तो अपने कैलकुलेटर में आप पहले Q3 कैलकुलेट करो। Q3 क्या रहता है, थर्ड क्वार्टर, ठीक है। तो 3/4 0.75 आया, ये अपना Q3 है। और Q3 अपना ऑब्जर्वेशन कितना है, 19 है ना, ऑड नंबर है इसके लिए, × 20, तो Q3 अपना कितना है, 15, ठीक है। तो लिख दो Q3 15 माइनस Q1। अब Q1 कितना होगा हमारा, 1/4, मैं पहले सिखाया था ना, तो 1/4 मतलब 25th परसेंटाइल। अब इसको ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस से 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, 5th, तो ये हो गया हमारा Q1 5। मतलब ये 15 में जो नंबर है और 5 में जो नंबर है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज है। तो हमारे एग्जांपल में 19 - 11.9 करेंगे, 19 - 11.9, तो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज है 7.1। इस तरीके से आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हो। याद रखना Q3 - Q1 मतलब 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल, और उसको ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट करने तो मैंने सिखाया था। जैसे अगर 75th परसेंटाइल आया हमारा, तो ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सीधा 20 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरीके से Q1 मतलब 1/4 मतलब कितना, 0.25th परसेंटाइल, पर मैं ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा उसको 20, तो मतलब 5th ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखेंगे कि रेंज क्या होता है और रेंज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो रेंज बेसिकली अगर देखा जाए तो कहेंगे कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, जो भी हाईएस्ट नंबर है और जो भी लोएस्ट नंबर है उसको रेंज करेंगे। अब कोई कोई लोग टाइम पास करके असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, हम बस डायरेक्ट देख के बता देंगे कि हाईएस्ट कौन सा और लोएस्ट कौन सा। तो हमारी ये एग्जाम्पल में हाईएस्ट नंबर है 30 और लोएस्ट नंबर है 12, तो 30 और 12 का डिफरेंस, तो क्या करेंगे हम, 30 - 12, तो हमारा रेंज 18 का है, मतलब आवर रेंज इज 18। 30 और 12 के बीच में 18 ऑब्जर्वेशन का फ़र्क है। अभी हम देखेंगे कि मीन मीडियन मोड क्या होगा। हमारा सेम एग्जांपल लेते और अब मीन बताते क्या होता है इसका। मीन मतलब क्या, क्या एवरेज, इसका एवरेज कितना होता है। मीन कैसे निकालेंगे, सब नंबर को टैली करो, 30 + 12 + 25 + 23 + 20, ठीक है। तो आपका नंबर आएगा 110 आएगा कुछ, तो आपका नंबर। अब कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5,
तो इसको 5 से डिवाइड करो, तो आपका मीन क्या है, एवरेज 22। अभी हम देखेंगे कि मीन मीडियन मोड क्या होता है। मीन मीडियन मोड मतलब मीन मतलब बेसिकली अपना एवरेज हो जाएगा, मीडियन मतलब जो बीच का नंबर है, और मोड मतलब जो नंबर सबसे बार बार आ रहा है वो उसको बोलेंगे मोड। तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करने के लिए सबको ऐड कर देना है 30, 12, 25, 23, 20, और उसको कितने नंबर से ये 1, 2, 3, 4, 5, तो उसको 5 से डिवाइड करो तो हमें मीन मिल जाएगा। मीडियन किसको बोलेंगे, मीडियन मतलब जो बीच का नंबर, इसमें बीच का नंबर क्या है, ऑब्वियसली 25 है। बट अगर समटाइम्स क्या होता है कि हमें नंबर ज़्यादा दे दिए रहते तो अगर नंबर ज़्यादा दिए रहेंगे तो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं तुम्हें बता दूँ। अभी समझो कि एक और एक नंबर दे दिए इसके अंदर मीडियन के लिए, तो समझो मैं इधर ले लिया 34, ठीक है। तो अब मीडियन के लिए हमें थोड़ा झंझट करना पड़ेगा, इसको अरेंज असेंडिंग डिसेंडिंग में करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं असेंडिंग से करता हूँ, असेंडिंग थोड़ा इजी पड़ता है मुझे, आप डिसेंडिंग से भी कर सकते हो। 12, 20, 23, 25, 30 और 34, ठीक है। तो फिर मेरा बीच का नंबर क्या है, बीच के नंबर में तो ये 2 आ गए हैं ना, तो क्या करेंगे हम, ये 2 को डिवाइड बाय 2 करेंगे। 23 + 25 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हमारा मीडियन ये 2 के बीच में आया जो कि है 24, ठीक है। इस तरीके से हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं। मोड बेसिकली अपना ये नंबर हुआ जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पे 34 2 बार आ गया तो अपना मोड क्या हो गया, 35, ठीक है। और अगर 3 बार आ गया ऑफकोर्स तो 34 ही मोड है। और अगर ऐसे 2 नंबर 2 बार आ गए, जैसे 30 2 बार आ गया, सो हमारे 2 मोड हो गए, ये एक मोड हो गया और ये एक मोड हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, बाय मॉडल। एक मोड रहेगा तो यूनी मॉडल, 3 मोड रहेगा तो ट्राई मॉडल, ऐसे नाम रहते हैं ये सब चीज़ों के। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। मीन एब्सोल्यूट डिवीजन क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट कर देंगे, हम हमारा पुराना एग्जांपल वापस से यूज़ करेंगे 30, 12, 25, 20, 23 जो भी नंबर्स लिया था मैंने। अब इसका मीन कैलकुलेट करेंगे, तो शायद मैंने मीन कैलकुलेट किया था 22 वगैरह कुछ आया था, बट हम फिर से कैलकुलेट करेंगे इसे 30 + 12 + 23 है 25 + 20 + 23, वो 110 जो आया उसको डिवाइडेड बाय 5, हाँ तो 22 आया था मीन। तो अब क्या करेंगे, स्टेप 1 कैलकुलेट मीन जो हमने कर दिया, स्टेप 2 है ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, मतलब 30 - 22, 12 - 22, 25 - 22, ऐसा सब करते रहेंगे। तो 30 - 22, इसको क्या करो, स्टोर 1 करो, स्टोर 1, ठीक है। 12 - 22, ये देखे, ये स्टोर 2 करो, नेगेटिव साइन आया ना, उसको कुछ करने का नहीं, नेगेटिव साइन को ऐसा ऐसे छोड़ दो, स्टोर 2 करो। 25 - 22, 3 आया, स्टोर 3, ऐसा करके सबको स्टोर कर दो। 20 - 22, फिर से नेगेटिव साइन आएगा, स्टोर 4, फिर 23 - 22, स्टोर 5। अब क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड करेंगे और उसको n से डिवाइड करेंगे, पर जो जो नेगेटिव साइन रहेगा ना उसको हम पॉजिटिव साइन करके ऐड करेंगे, क्योंकि ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है। एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव रखने का ही नहीं है इसमें हमें। तो क्या करो, रिकलेक्ट 1 + रिकलेक्ट 2। अब रिकलेक्ट 2 में आप देखोगे कि नेगेटिव साइन है, बस खाली ये प्लस माइनस का बटन दबा दो, तो देखो पॉजिटिव साइन हो गई। फिर आप इस प्लस करो, प्लस रिकलेक्ट 3 प्लस रिकलेक्ट 4, फिर से नेगेटिव साइन आई है, प्लस माइनस का बटन दबाओ और ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। फिर प्लस करो, प्लस रिकलेक्ट 5, ठीक है। आपका 24 जो नंबर आया उसको ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड करो। तो ये 4.8 जो आया है वो आपका मीन एब्सोल्यूट डिविएशन है, मतलब ये आपके ऑब्जर्वेशन मीन से 4.8 के हिसाब से डिविएट हो रहे हैं, मतलब दूर जा रहे हैं। अगर मीन आपका 22 है तो एवरेजली उससे 4.8 दूर जा रहा है आपका ऑब्जर्वेशन। हमने जो इस एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसका मीन कितना आया था, 22 आया था। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, तो 30 - 22 जैसा हमने पहले किया था वो, बट इस टाइम हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर कर देंगे। प्लस ऑब्जर्वेशन माइनस मीन मतलब 12 - 22 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, जो हमारे नेगेटिव आंसर आया था ना यहाँ पे, वो भी पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि हम उसको स्क्वायर कर रहे हैं। तो कोई नंबर नेगेटिव रहेगा ही नहीं, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम 25 - 22 एंड सो ऑन। तो हम अपने कैलकुलेटर पे कर देंगे इसे। 30 - 22 करो,
8 आया, 8 को स्क्वायर कर दो, 64 स्टोर 1, फिर 12 माइनस 22 नेगेटिव 10 आया, उसको स्क्वायर कर दो, स्टोर 2, 25 माइनस 22 3 आया, इसको स्क्वायर कर दो, स्टोर 3, 20 माइनस 22 नेगेटिव 2 आया, उसको स्क्वायर कर दो, स्टोर 4, 23 माइनस 22 1 आया, 1 को स्क्वायर करेंगे उसका आंसर भी 1 ही रहेगा, तो स्टोर 5। अब क्या करेंगे हम, रिकलेक्ट 1 प्लस रिकलेक्ट 2 प्लस रिकलेक्ट 3 प्लस रिकलेक्ट 4 प्लस रिकलेक्ट 5। तो ये हमारा जो 178 का टोटल आया उसको हम n से डिवाइड करेंगे, बट इस टाइम हम क्या करेंगे n-1, क्योंकि ये है सैम्पल वेरिएंस, पूरा पॉपुलेशन नहीं ले रहे, थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा इसके अंदर, इसके लिए डिनोमिनेटर को हम n-1 करेंगे। तो कितना n है, 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 1 विच इज़ 4, तो 44.5 हमारा सैम्पल वेरिएंस आया। अब याद रखना, वेरिएंस हमें कुछ नहीं बताता, सैम्पल वेरिएंस हमें कुछ नहीं बताता है, बट इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे, ये x के ऊपर स्क्वायर रूट दिख रहा है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, यह बटन दबा के, तो 6.67 आया, मतलब 6.67 स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है कि कितना रिस्की हो सकता है ये पोर्टफोलियो, तो 6.67 का स्टैंडर्ड डिविएशन है इसमें। अभी हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम दो चीज़ का कैलकुलेट करेंगे, एक है ट्रेजरी बिल्स और एक है S&P 500। S&P 500 पूरा इंडेक्स है और ट्रेजरी बिल्स भी गवर्नमेंट का जो टी बिल्स होता है वो है। तो हमें बताया गया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन टी बिल्स का 0.36 है और उसका मीन रिटर्न जो एवरेज रिटर्न है वो 0.25 है। ठीक है, रिटर्न भी कम है और रिस्क भी कम है वो। वेरएस जो S&P है, S&P 500, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 7.30 और उसका मीन रिटर्न है 1.09। तो इसमें रिटर्न तो बहुत ज़्यादा है पर रिस्क भी ज़्यादा है। रिस्क कैसे देख रहे हैं हम, स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू देख रहे हैं। तो इसका हम रिस्क अगर ऐसा कैलकुलेट करना चाहेंगे कि कितना है, डिस्पर्शन को रिस्क बोलते हैं, याद रखना। तो इसका डिस्पर्शन निकालना चाहेंगे, मतलब रिस्क देखना चाहेंगे, कंपेयर करना चाहेंगे एक दूसरे से, तो कैसा करेंगे हम, पहले टी बिल्स को हम लेंगे, टी बिल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मंथली रिटर्न। तो कितना होगा स्टैंडर्ड डिविएशन इसका, हमें तो गिवन है। ठीक है, अगर आपको कभी वेरिएंस गिवन रहेगा तो आप उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा निकालते, बस स्क्वायर रूट डाल देने का उसके ऊपर, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। बट हमें यहाँ पे पूरा क्लियर दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.36 है अपॉन मीन रिटर्न 0.25। तो अपने कैलकुलेटर में वो नंबर्स प्लग इन करो, 0.36 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू 1.44। ठीक है, तो इसका वेरिएशन कितना है, 1.44। सेम हम करेंगे S&P के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मंथली रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है इसका 7.30, रिटर्न कितना है मीन 1.09। ठीक है, कैलकुलेटर में सॉल्व करो अपने, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मंथली रिटर्न 7.30 लो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लो 1.09, कितना आया 6.69, मतलब 6.70 के परसेंट आया, 6.70% के आसपास। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इससे क्या मालूम पड़ा हमें कि भाई ये 1.44 है ना, तो ये 6.7 है, मतलब ये ज़्यादा रिस्की है, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम देखेंगे कि टारगेट डाउनसाइड डेविएशन रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे इसका नाम बता रहा है डाउनसाइड, इसका मतलब हम माइनस नंबर पे फोकस करेंगे कि अगर कभी हमारा रिटर्न नेगेटिव में चले गया तो कितना डिविएट हो रहा है हमारे मीन से। ठीक है, तो अभी हम इसका मीन निकालेंगे। हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी निकाला था। हम मीन कैसे निकालते, ये सब चीज़ को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 5, जितना भी नंबर होगा उससे हम डिवाइड कर देते। तो उसी तरीके से हम मीन निकालेंगे। तो मीन आया है 22 और आपको टारगेट रिटर्न गिवन दिया रहेगा 24। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीन से देखते कितना नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। तो 30 माइनस 22 तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव 8 आएगा आंसर। 12 माइनस 22 नेगेटिव 10 आंसर आएगा 12 माइनस 22 का। तो ये हमारा पहला नेगेटिव नंबर हो गया, नेगेटिव 10। 25 माइनस 22 तो 3 आएगा, वो नेगेटिव नहीं है। 20 माइनस 22 ऑफकोर्स नेगेटिव है, नेगेटिव 2। और 23 माइनस 22 तो नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि वो 1 है। तो अब इसका क्या करेंगे, जो नेगेटिव रिटर्न है उसका हम स्क्वायर कर देंगे।
मैंने क्या सिखाया था, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन स्क्वायर, है ना, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर, हम वेरिएंस ऐसा निकालते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम ऑब्जर्वेशन माइनस मीन करके ये नंबर लिए और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ठीक है। 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 अपॉन n-1, क्योंकि ये एग्जाम्पल हमारा सैम्पल था, तो सैम्पल जब भी रहता तो हम डिनोमिनेटर में n-1 लेते हैं। तो n-1 लेके हम इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 104 डिवाइडेड बाय n-1 जो कि 4 होगा, 5-1 4, तो हमारा आंसर कुछ आ रहा है 26। तो हम 26 को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है 5.10, ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब मीन से हमारा ऑब्जर्वेशन हमारा मीन से 5.10 से डिविएट कर रहा है, 5.10% से। भी सेम मेथड हम यूज़ करेंगे, बट दिस टाइम मीन नहीं यूज़ करेंगे, ऑब्जर्वेशन माइनस टारगेट रिटर्न, ठीक है। तो 30 - 24 नेगेटिव रिटर्न है, नो, पॉजिटिव 6 आएगा। 12 - 24 नेगेटिव है, तो कितना आएगा 12 - 24, 12 - 24 नेगेटिव 12 आएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। 25 - 24 तो नेगेटिव नहीं आएगा, 20 - 24 नेगेटिव 4 आएगा, ये हमारा सेकंड हो गया। तो इसका अगेन स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 स्क्वायर 144, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब इसको हम वापस ऐड करेंगे, 144 प्लस 16 डिवाइडेड बाय n-1, तो 144 प्लस 16 डिवाइडेड बाय n-1, कितना ऑब्जर्वेशन है 5, पर सैम्पल है ना तो -1 करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये 40 आंसर आया आपका, उसका स्क्वायर रूट कर दो। तो अगर टारगेट रिटर्न आपका 24 है तो आपका ऑब्जर्वेशन 6.3% से डिविएट हो रहा है, ठीक है, 6.3। एक का हमारा 5.10 आया और दूसरे का हमारा 6.3 आया। जैसे रिटर्न बढ़ गया वैसे डिविएशन भी बढ़ गया। अभी हम देखेंगे कि स्क्यूनेस क्या होता है। स्क्यूनेस देखने से पहले आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जानना ज़रूरी है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप का होता है, ठीक है, ऐसा होता है, और बीच में सबसे ज़्यादा डेटा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। समझो हमारे केस में इधर 5 डेटा है, तो उसके राइट साइड में 4 3, और यहाँ पे भी सेम होगा 4 3, मतलब बेसिकली एक मिरर इमेज है, ये आईना है, सामने मिरर है, और मिरर के राइट साइड जो है वही लेफ़्ट साइड भी है, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारा होता है ना, तो हमारा मीन भी इधर आता है और मीडियन भी इधर आता है और मोड भी इधर आता है, ठीक है। मीन मीडियन मोड तीनों इधर आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा हमारा बीच में ही है उसमें। फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है हर जगह, इसके लिए बीच में जो भी है हमारा मेन मीडियन मोड है। पर अब कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब ये तरफ जाती है, ठीक है, ऐसा जाती है। तो ऐसा समझो कि ये तरफ पैसा ही पैसा है, अमीर ही है ये तरफ, तो सबसे ज़्यादा अमीर कौन होएगा, मीन सबसे ज़्यादा अमीर होगा, क्योंकि ये तरफ बहुत सारा पैसा है। ऐसा सोचो कि ये तरफ जाएंगे ना तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर सेकंड पे कौन आएगा, मीडियन, और लास्ट पे कौन आएगा, मोड, मतलब मोड सबसे ज़्यादा गरीब है। और सेम अगर नेगेटिवली देखेंगे, इधर मतलब इधर गरीबी की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन रहेगा, मीन से थोड़ा कम गरीब कौन रहेगा, मीडियन, और सबसे ज़्यादा अमीर कौन रहेगा, मोड। मतलब पॉजिटिव स्क्यू होता है तो मोड गरीब हो जाता है, और नेगेटिव स्क्यूड रहता है ना तो मोड अमीर रहता है। तो इसको आप इस तरीके से याद करो, और इस तरीके से हम स्क्यूनेस को जानेंगे। अभी हमने स्क्यूनेस के बारे में देख लिया, अभी हम कर्टोसिस के बारे में देखेंगे। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर मैं आपको एकदम सिंपल करके समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एग्जाम में फिर बार बार सोचना नहीं पड़ेगा ये क्या है ये क्या है। तो कर्टोसिस में क्या होता है कि 3 तरीके के होते हैं। एक एकदम पहाड़ जैसा होता है ऐसा, एक एकदम ऐसा रहता है पतला सा छोटा सा प्लेटिपस पेरी की तरह, और एक अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बड़ा बन गया क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास यहाँ पे। पर हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप का होता है जो कि इक्वल होता है, ठीक है। तो जब ऐसा पहाड़ जैसा होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक।
लेप्टोकर्टिक, ठीक है। और ये प्लेट जैसा रहता है एकदम प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेटिकर्टिक। और अपना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं मेसोकर्टिक, ठीक है। ये 3 तरीके के कर्टोसिस होते हैं। अब ये एकदम प्लेन है, उसके अंदर इधर भी बहुत सारे डेटा होंगे, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, मतलब इधर डेटा वाइडली स्प्रेड होंगे, मतलब हर जगह पे ज़्यादा डेटा होंगे। पर इसमें क्या हो रहा है, जो भी डेटा है सब इधर ही है, और जो एक्सट्रीम डेटा है जैसे 17, 19 वो दूर दूर तक जा रहा है, इसके लिए इसको फ्लैट टेल बोलते हैं। देखो इसकी धूम बहुत फ्लैट है, और इसको फैट टेल बोलते हैं, फैट टेल्ड। अभी ये सब चीज़ का कर्टोसिस भी होता है। अभी प्लेटिकर्टिक, अगर ये प्लेटिकर्टिक है तो उसका कर्टोसिस होगा आपका लेस देन 0, ठीक है। आपका कर्टोसिस इसका लेस देन 0 होगा, मतलब 0 हमेशा इससे ज़्यादा होगा। लेप्टोकर्टिक होगा तो आपका कर्टोसिस होगा मोर देन 0, तो मोर देन 0 से ज़्यादा ही आएगा आपका आंसर इसके, अगर आपका लेप्टोकर्टिक होगा तो। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपका आंसर इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसके लिए इसका मोर देन 0 और इसका लेस देन 0। तो याद रखना ये प्लेटी है ना, तो लेस रखना, क्योंकि इसके अंदर छोटा है, मतलब पतला सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लेस देन 0। और ये बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है तो मोर देन 0, इस तरीके से याद रखना। अभी हम देखेंगे कि स्कैटर प्लॉट्स क्या होता है। स्कैटर प्लॉट्स मतलब 2 चीज़ें जो एक साथ कभी कभी ऊपर जाती है, या फिर कभी एक ऊपर जाता है, कभी एक नीचे जाती है, या तो कोई रिलेशन ही नहीं होता है, ठीक है। तो जब 2 चीज़ एक साथ ऊपर जाती है, ठीक है, ऐसा ऊपर जा रही है 2 चीज़, ठीक है, ऐसा, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशन। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ ऊपर जा रही है। ये सब चीज़ों का ना कोरिलेशन भी 1 ही होता है, 1 के आसपास होता है। और जब ऐसा जाती है, एक चीज़ ऊपर जा रही है तो दूसरी चीज़ नीचे जा रही है, ऐसा होता है, ठीक है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन लीनियर रिलेशन। इसका कोरिलेशन -1 के पास है, तो ये सब इस पर ध्यान मत दो, वो हम आगे आके देखेंगे। फिर तीसरी चीज़ होती है जो कुछ भी होते रहता है, मतलब कुछ रिलेशन ही नहीं है, कोई ऊपर जा रहा है तो वो जाएगा या फिर नहीं जाएगा उसके ऊपर, या तो कुछ नहीं होगा, ये नो रिलेशन है। तो ये 3 तरीके के स्कैटर प्लॉट्स होते हैं। देखेंगे कि कोरिलेशन कोवेरिएंस क्या होता है। मैंने लास्ट स्कैटर प्लॉट के वीडियो के अंदर आपको कोरिलेशन का बार बार जिक्र कर रहा था, बता रहा था कि कोरिलेशन क्या है वगैरह। अभी हम एक्चुअल में देखेंगे कि क्या होता है कोरिलेशन। समझो कि एक x है और एक y है, ठीक है, और x का वैल्यू है 1 2 3 4, y का वैल्यू है 2 4 6 8। मतलब जब x 1% होता है तो y 2% होता है। तो हमें देखने का कि कितना कोरिलेटेड है एक दूसरे से। तो हम क्या करेंगे, अपना कैलकुलेटर खोलो, और कैलकुलेटर में एक फंक्शन है स्टैटिस्टिक का। क्या करना है आपको, सेकंड प्रेस करना है और स्टैट में जाना है। स्टैट में जाओगे तो LIN करके आएगा। अगर नहीं आया आपके इसमें LIN करके, तो सेकंड और एंटर दबाओ जब तक का LIN नहीं आएगा। जैसे सेकंड और एंटर दबाओगे आप LIN पाएंगा, मतलब आप ठीक इस पर, ठीक है। फिर डेटा में जाओ, सेकंड डेटा, सेकंड और 7, सेकंड और 7। मेरे इसमें डेटा पहले से लिखा हुआ है तो मैं क्लियर वर्क कर दिया उसको। अभी x को लिखो 1, नीचे करो, y आया, y को लिखो 2, वापस नीचे करो, x को लिखो 2, y आया, y को करो 4, और नीचे करो, x को करो 3, y आया, y को करो 6, और नीचे करो, x को करो 4, और जब y आएगा तो y को करो 8। अभी प्रेस करो सेकंड और स्टैटिस्टिक, LIN करके आया है। अगर नहीं आया तो सेकंड एंटर करते रहो जब तक कि LIN नहीं आएगा, ठीक है। LIN मतलब लीनियर रिग्रेशन। हम देख रहे हैं कि ये 2 एक साथ कितना मूव हो रहा है। n आपको दिखेगा 4, ये x बार है, ये आपका मीन है, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, आपका रिस्क कितना है इसके अंदर, ठीक है। हमें ये सब नहीं देखना, हमें कोरिलेशन देखना है, तो नीचे नीचे करते रहो। तो ये आ गया आपका कोरिलेशन, कितना है 1, मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, फुल्ली कोरिलेटेड है ये सब चीज़, ठीक है। अगर इसमें मैं ज़रा सा भी 1-2 नंबर चेंज कर दूंगा तो 1 से अलग हो जाएगा, ये थोड़ा कम कोरिलेशन होगा। बट अभी ये एग्जांपल के हिसाब से ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर 1 1 से बढ़ रहा है तो ये 2 से बढ़ रहा है, एंड सो ऑन, ये बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कोरिलेशन। अब कोवेरिएंस क्या होता है,
तो कोवेरियंस आप याद रखना, कोवेरियंस इज इक्वल टू कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है। और तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है इसके अंदर। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स नीचे नीचे करते रहो। आया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, उसको आप करो स्टोर 1। अब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई हम देखेंगे। आया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, उसको करो स्टोर 2। अब इसको एग्जिट करो। एक्चुअली आपको कोरिलेशन को भी स्टोर करना है, पर हमारा कोरिलेशन हमें पता है 1 है, ठीक है। तो आप आर को भी स्टोर कर देना, मैंने किया नहीं इसके अंदर, पर आप कर देना। ये जो आर है ना, ये आर 1 जो है ना 1, उसको स्टोर 3। अभी क्या करो, रिकलेक्ट 1 इंटू रिकलेक्ट 2 इंटू रिकलेक्ट 3। तो 2.5 आपका कोवेरियंस है। कोवेरियंस आपका कितना है 2.5, और आपका कोरिलेशन है 1, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोरिलेशन फॉर्मूले के थ्रू निकालना है ना, तो कोरिलेशन का फॉर्मूला है कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ठीक है। इस तरीके से आप कोरिलेशन निकालोगे तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा, फिर कोवेरियंस को हमारा 2.5 आया डिवाइडेड बाय रिकलेक्ट 1 इंटू रिकलेक्ट 2। तो करो उसको 2.5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट रिकलेक्ट 1 इंटू रिकलेक्ट 2 ब्रैकेट क्लोज 1। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कोरिलेशन तो हमारे स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटर में मिल जाएगा, कोवेरियंस ही आपको ऐसा सब फॉर्मूला डाल के सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोवेरियंस का ये जो फॉर्मूला है वो आप याद कर लो, दैट्स इट। छोटा सा कंसेप्ट है स्प्यूरियस कोरिलेशन। वो क्या होता है कि ऐसा सोचो कि जितने बार भी आप एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो, उतने बार मैकडोनल्ड का एक बर्गर बिक रहा है। मतलब ये दो चीज़ का कोई लेना देना है ही नहीं, पर फिर भी हो ही रहा है, वो को रिलेटेड है कि आप एग्ज़ाम में 0 ला रहे हो और कोई मैकडोनल्ड का एक आलू टिक्की बर्गर खरीद रहा है, ठीक है। आलू टिक्की स्पेसिफिक ले रहा हूँ, मतलब आप 0 जितने बार ला रहे हो उतने बार एक आलू टिक्की बर्गर बिक रहा है। कुछ लेना देना है, कुछ सेंस बनता है इस बात का ज़रा भी नहीं। जितने बार आप आइसक्रीम खा रहे हो उतने बार कोई फेल हो रहा है, तो क्या मैं आइसक्रीम खाना छोड़ दूँ? मतलब ये बेमतलब की चीज़ है, उसको बोलते हैं स्प्यूरियस कोरिलेशन। मतलब कोई मतलब ही नहीं है ये बात का, ठीक है। वट एवर इट इज़। देखेंगे कि अगर हमें अर्निंग पर शेयर्स कैलकुलेट करने का है EPS, और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मली लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी को EPS से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उसका टोटल निकालोगे। बट मैं आपको शॉर्टकट से बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डेटा का फंक्शन, तो डेटा में जाओ सेकेंड और डेटा, ठीक है। क्लियर वर्क कर दो, कोई भी वर्क करेंगे उसके अंदर। अभी सेकेंड डेटा में जाएंगे आप, अगर सेकेंड और 7 दबा के, तो x1 में आपको EPS डालना है, तो 1.80 डालो। एक इसमें नीचे जाओ, y1 मतलब फ्रीक्वेंसी, कितने बार हो रहा है, तो इसमें ये 10 बार हो रहा है, ये 10 बार, ये 20 बार, ये 40 बार, ये 30 बार, टोटल होके 100 बार होगा। तो y1 में 10 टाइम्स डाल दो। x2 लो 1.60, y2 में 20 टाइम्स डालो। x3 लो 1.20, y3 में 40 टाइम्स डालो, और x4 लो 1, और y4 में 30 टाइम्स। अभी जाओ सेकंड और स्टैट। अभी इस बार लेन में नहीं जाना है, बिकॉज हम एक ही चीज़ का देख रहे हैं ना, एक ही चीज़ का कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी वगैरह। तो सेकंड एंटर, सेकंड एंटर, सेकंड एंटर, जब तक 1v नहीं आएगा तब तक सेकंड एंटर करो। 1v मतलब एक ही वेरिएबल कि एक ही चीज़ का हम EPS देख रहे हैं, दो चीज़ नहीं है, x और y नहीं है। y में हमारा बस प्रोबेबिलिटी है। तो नीचे जाओ, n आपका 100 आएगा। ये जो x बार है यही आपका अर्निंग पर शेयर्स है, ठीक है। जो आपका आंसर ये मल्टीप्लाई करके आने वाला था, आपका फटाफट इसमें ही आ गया 1.28, और उसके साथ साथ आपको उसका स्टैंडर्ड डिविएशन सब मिल गया। तो इसके अंदर आपको इजी पड़ता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर आप कैलकुलेटर से इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो हम देखेंगे कि अगर प्रोबेबिलिटी ट्री होगा तो कैसे एक्सपेक्टेड EPS का हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको एग्जांपल में क्या देंगे कि इकोनॉमी है, ठीक है, एक गुड इकोनॉमी है और एक बैड इकोनॉमी है, ठीक है। तो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इकोनॉमी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड इकोनॉमी, ठीक है। बी मैंने बहुत गंदा बनाया यहाँ पे क्योंकि एंगल बहुत डिफरेंट है बोर्ड का। गुड इकोनॉमी होने का 60% चांसेस है,
और बैड इकोनॉमी होने का 40% चांसेस है। ठीक है, अगर कभी बाई चांस गुड हो भी गया आपका इकोनॉमी तो उसमें भी दो चीज़ें हो सकती है। 30% चांस है कि अच्छा रिजल्ट आएगा और 70% चांसेस है कि बहुत गंदा रिजल्ट आएगा आपका। और सिमिलरली इसमें भी 60% चांसेस है कि अच्छा रिजल्ट आएगा और 40% चांसेस है कि गंदा रिजल्ट आएगा। ये गुड है और ये बैड है। ठीक है, मैं पूरा इसमें नहीं लिखने वाला, टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत। तो 1.80 अगर अच्छा सब कुछ हुआ तो अच्छा रिजल्ट आएगा 1.80, और बुरा सब कुछ हुआ तो 1.70 आएगा गुड इकोनॉमी में। हाँ, गुड रिजल्ट और गुड इकोनॉमी दोनों अलग चीज़ है। अगर बैड इकोनॉमी होंगी तो गुड रिजल्ट कितना आएगा, मैं वापस जी लिख देता हूँ मैं, गुड रिजल्ट का 1.3 और ये 1। बैड इसमें 1 आएगा, बैड इकोनॉमी और बैड रिजल्ट। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर बताओ, EPS बताओ कि कितना है, गुड और बैड दोनों मिला के। तो हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ को पीछे लाएंगे। तो पीछे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1.80 जो EPS है उसको पहले 30% से मल्टीप्लाई करो, फिर 60% से मल्टीप्लाई करो, इसको 70% से मल्टीप्लाई करो। तो हम कैलकुलेटर पे करूँ, ऐसा बोलूँगा तो आपके सर के ऊपर से पूरा बाउंसर जाएगा। तो 1.80 लिया मैंने, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 0.3 से। 0.54 कुछ आया, उसको वापस से 0.6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.324 कुछ आएगा। तो उसको स्टोर वन कर दिया, ये इतना एरिया अपना स्टोर हो गया। ठीक है, अब ये एरिया देखेंगे हम। तो 1.70 इंटू 0.7 तो 1.19 कुछ आएगा आपका आंसर। फिर उसको वापस से किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 60% से, 0.6। तो इसको क्या करेंगे, स्टोर 2। ठीक है, तो ये दो ट्री हो गई हमारी। अभी इसको करेंगे हम 1.3 इंटू 0.6, 0.78 कुछ आया, उसको स्टोर 3। एक्चुअली उसको भी स्टोर 3 नहीं करना क्योंकि और पीछे लाने का ना उसको। तो 0.7 इंटू 0.4, ये 0.31200 जो आया उसको करो स्टोर 3। और अभी ये 1 को पीछे लाओ, 1 इंटू 0.4 इंटू 0.4, 0.016 कुछ आएगा, उसको स्टोर 4 करो। अभी क्या करेंगे हम, रिकलेक्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसा करें, रिकलेक्ट 1 प्लस रिकलेक्ट 2 प्लस रिकलेक्ट 3 प्लस रिकलेक्ट 4, 1.51 आया। ये आपका अर्निंग पर शेयर है। हम बेसिकली क्या किए, इसको सबको पीछे लाए, इसको 30% से फिर 60, इसको 70 से फिर 60, इसको 60 से फिर 40, ऐसे कर करके पीछे लाए और सबको टोटल कर दिया यहाँ पे, चारों चीज़ों का टोटल कर दिया। तो हमारा आया है एक्सपेक्टेड EPS 1.51%। अभी देखते हैं कि बेस फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेस फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए ना सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ट्री ड्रॉ कर देना क्वेश्चन को देख के। तो अभी बेसिकली आपने को क्वेश्चन में अगर ऐसा देंगे कि इकोनॉमी आउट परफॉर्म हो सकता है और अंडर परफॉर्म हो सकता है, तो आउट परफॉर्म मतलब बहुत अच्छा जा रहा है इकोनॉमी। ठीक है, तो ये ऐसा ट्री बना दो, इधर आउट परफॉर्म और इधर अंडर परफॉर्म। आउट परफॉर्म होने के चांसेस है 60% और इकोनॉमी ख़राब जाने के चांसेस है 40%। ठीक है, ये दो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। अभी जब 60% अच्छा जा रहा है ना, तो उसमें भी दो चीज़ हो सकती है, या तो 70% चांस है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, या तो 30% चांस है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, मतलब नीचे जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर भी दो हो सकता है, अगर गंदा परफॉर्म कर रही है तो भी 20% चांस है कि ऊपर चले जाएगा आपका स्टॉक का प्राइस, तो 80% चांस है कि ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। तो अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, गिवन एन इंक्रीज इन द स्टॉक प्राइस कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी आउट परफॉर्म। तो जो भी चीज़ कभी भी गिवन होता है ना क्वेश्चन में, वो हमेशा नीचे आता है और बाकी का प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें स्टॉक का प्राइस कितने बार ऊपर जा रहा है, एक बार इधर ऊपर जा रहा है और एक बार इधर ऊपर जा रहा है। तो हम इसको पीछे लाएंगे, जैसा मैंने प्रोबेबिलिटी ट्री के सम्स में आपको बताया था ना कैसा पीछे लाते हैं अपने स्टॉक के प्राइस को। तो 0.7 इंटू 0.6, 0.42 आया, इसको स्टोर 1 करो। एग्जिट 0.2 इंटू 0.4, 0.08 आया, उसको स्टोर 2 करो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इधर लाया और इसको इधर लाया। जो भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है उसको मैंने पीछे लाया, इधर एक बार जा रहा है और इधर एक बार जा रहा है। तो 0.7 इंटू 0.6, 0.2 इंटू 0.4,
तो मैंने दोनों को स्टोर कर दिया 1 और 2 में। तो क्या करूँगा, रिकलेक्ट 1 प्लस रिकलेक्ट 2, ये जो आया 0.5 वो करूँगा मैं स्टोर 1, मतलब मेरे को मेरे डिनोमिनेटर का वैल्यू मिल गया जो कि है 0.5। तो हमें जो गिवन था इंक्रीज इन स्टॉक प्राइस वो हमने कर दिया। अभी लास्ट चीज़ हमें क्या देखना है कि इकोनॉमी कितने बार आउट परफॉर्म किया है। तो एक ही बार आउट परफॉर्म किया है ना, एक बार तो अंडर परफॉर्म किया है। तो इंक्रीज़ कितने बार हो रहा है उसमें, एक ही बार हो रहा है, ये तो डिक्रीज़ हो रहा है, हमें इंक्रीज से लेना देना है। तो 0.7 इंटू 0.6 वापस हम एक बार पीछे लाएंगे, 0.7 इंटू 0.6 0.42 आया, इसको कर दो स्टोर 2, तो हमें हमारा न्यूमरेटर भी मिल गया 0.42, इसको हमने 2 में स्टोर कर दिया। अभी क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, रिकलेक्ट 2 डिवाइडेड बाय रिकलेक्ट 1 इज इक्वल टू 0.84, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.84 प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक प्राइस जब भी ऊपर जा रहा है इकोनॉमी आउट परफॉर्म कर रही है। अभी हमारी क्वांट्स की 4 रीडिंग ख़त्म हो चुकी है। अभी आगे के और जो भी चैप्टर्स है वो मैं कल पूरे सारे सब रिकॉर्ड कर दूंगा और 1 घंटे के अंदर वो सारे भी ख़त्म हो जाएंगे, मतलब आपको 2 घंटे में आपका पूरा क्वांट्स ख़त्म हो जाएगा विद सॉल्विंग, ठीक है। तो रिमेनिंग चैप्टर्स वो भी कवर्ड है। अगर आप चाहते हो कि वो रिमेनिंग चैप्टर्स के वीडियो आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मुझे बता देना कि आपको चाहिए रिमेनिंग चैप्टर्स के। और मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर मैं बना रहा हूँ, उसका भी लिंक मैं अभी कमेंट में डाल दूँगा और आप उसको ज्वाइन करना, तो आपको रीडिंग मटेरियल्स वगैरह भी सब मिल जाएंगे जो आपको रीड करना है, आपको प्रैक्टिस वगैरह करना है, सॉल्व वगैरह करना है। तो मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी सर्वर में ज्वाइन कर देना डिस्कॉर्ड में, और मेरे से आप बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आगे के वीडियोस भी आने वाले। थैंक्स फॉर वाचिंग, और कमेंट करना मत भूलना, और मैं अभी कल तक का वो पूरा रिकॉर्ड करके ख़त्म कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।